बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। एक नई सुबह नई उम्मीद के साथ नए शो में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब मेरी तरफ से भी आपको सुबह बखैर और खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और आज जनाब जब मैं आ रहा था तो वैसे ही जो दिल भी है जो दिन भी है वो लग रहा था कि अच्छा हो गया है, मौसम बड़ा अच्छा है, निखरा निखरा लग रहा है, लाहौर जो है धुला धुला लग रहा है। देखें और पत्ते भी जो हैं, दरख्त भी जो हैं वो साफ सुथरे लग रहे हैं। लगता है बारिश ने सब जितनी गलाजतें थी सारी धो डाली हैं और जितनी इम्प्योरिटीज आप भी बड़े चमक रहे हैं ना, मैं वही देख रही हूं। देखिए मौसम की वजह से ही है ना। मैं पहले उठ के टेरेस पे जाके वहां वेदर जरूर चेक करता हूं, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि जनाब आज क्या होना चाहिए, आज क्या तैयारी होनी चाहिए। उज़ैर ने तो वेदर एंजॉय कर लिया, अब आप टेरेस से वापस आ जाए, आपने शो देखना आप बिल्कुल आप वहाँ पर देख सकते हैं जनाब। तो बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है और आइंदा भी जनाब 24 घंटे में बारिश हो सकती है। प्रोग्राम के हवाले से आपको बता दें तो जनाब आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल है। और सबसे पहले तो हम इस मामले पे नज़र डालेंगे कि क्या वाकई अमेरिका ईरान पर हमले में संजीदा है, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की हिमायत में T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा, और फेस ग्लो के साथ साथ हाथ और पाँव की हिफाजत के टोटके भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीगन डाइट क्या है ये आपको बताएंगे, और साथ ही किराएदारी पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर भी खुसूसी सेगमेंट हमारे शो का हिस्सा होगा। तो आपने जुड़े रहना, 2 घंटे कहीं नहीं जाना, हमारा पूरा शो। और अगर कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो वो आपको पता ही है, सोशल मीडिया पर जाएं, आप दोबारा सेगमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता से आने वाली खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसराइली सिक्योरिटी इदारों की तैयारी की सतह बुलंद तरीन दर्जे पर है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक फौजी हमले का फैसला कर लिया। इसराइल को डर है कि अगर अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया तो तेहरान का पहला निशाना तल अबीब होगा। और देखा जाए तो सूरत हाल इस कदर संगीन है कि इसराइली एयरलाइंस अपने तैयारे यूनान और थाईलैंड मुंतकिल करने का प्लान बना रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो रद्द अमल सिर्फ अमरीकी अड्डों तक अब महदूद नहीं रहेगा। तो क्या ईरान पर मुमकिना हमले से पाकिस्तान अलग थलग रह सकेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल के अंदर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, ये जानते हैं माहिर दिफाई उमूर एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, इसराइली मीडिया के दावों की बात कर लेते हैं जो ये कह रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है। क्या ट्रंप आयतुल्लाह खामेनेई जैसी मजहबी शख्सियत को भी निशाना बनाने का खतरा मोल ले सकता है, और अगर इस तरह का कोई एक्शन किया गया अमेरिका की जानिब से तो फिर इस पर इसके आलमी असरात क्या देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया माहम और रुज़ैर, आपने इनवाइट किया है आपको और आपके व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। देखिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग पूरी सिचुएशन जो आपने बताई है, अमेरिका के लिए भी है, ईरान के लिए तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो डिफेंस कर रहा है। इतनी बड़ी मुल्क ज़ाहिर है सुपर पावर के खिलाफ खड़े होना और एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, और जहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर्स रहे हैं उन पर, और ख़ास तौर पर जून में जब हमला हुआ था तो उन्होंने और ज़्यादा डिफेंस बजट बढ़ाया था, जिसकी वजह से लोगों की आम तौर पर सड़कों पे या बिजनेस की या कारोबार की इकोनॉमिक हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से भी जो रिसेंट मुजाहरे हुए वो हुए। अब मसला यहाँ मुझे ये लगता है कि अमेरिका को ये क्लैरिटी अभी तक नहीं है, और इसराइल के साथ ख़ास तौर पर एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा कि इस वॉर का आउटकम क्या होगा। देखिए जब आप ऐसा स्ट्राइक करते हैं तो आपको एक वॉर ऑब्जेक्टिव्स या उसके जो मकासद हैं वो पता होने चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका और इजराइल का जो आपस में इख्तलाफ इस बात पे है, और डिले भी इसीलिए हुआ था कि उनको आउटकम नहीं पता था कि हम अगर कर भी गुजरे सारा कुछ तो फिर क्या होगा। वजह यह है कि इजराइल तो 100% चाहता है कि जो प्रेजेंट हुकूमत है वो तब्दील की जाए किसी तरीके से भी, फोर्स अप्लाई करके जिस तरीके से, नंबर 1। नंबर 2, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अमेरिका इस पर क्लियर नहीं है कि ये फोर्स हमने जो अगर अप्लाई की और ये हुकूमत हम बदल देंगे तो उसका आउटकम क्या होगा। यानी कि हुकूमत उससे ज़्यादा सख्त आ जाएगी, रेवोल्यूशनरी कोई और टेक ओवर कर लेंगे, कोई ऐसे लोग आ जाएंगे इंडिजीनियस डेवलप होके, क्योंकि ऑर्गेनिक लीडरशिप तो डेवलप नहीं हुई यहाँ पिछले 45 सालों में, तो उनको खतरा ये है। तीसरा प्रेशर इन पर खास तौर पर अमेरिका में ये है कि तमाम अरब मुल्क ये चाहते हैं कि देखिए आप तो 10,000 मील दूर बैठे हैं, हमला तो हम पे होना है। यानी जितने सैटेलाइट्स और फुटप्रिंट्स हैं अमेरिका के वो बहुत करीब हैं ईरान के ऑब्वियसली इसमें। और दूसरी बात हमने देखी थी कि इजराइल तकरीबन 70 गुना छोटा है ईरान से, तो इतनी छोटी जगह को टारगेट करना एक तरफ आसान भी और एक तरफ
मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि आपने छोटी सी जगह पर पैनिक क्रिएट करनी है, 1 करोड़ लोग पैनिक में चले जाते हैं, या आप जो ऐसे बता रहे थे हाइडआउट्स में चले जाते हैं। अरब मुल्कों को ये खतरा है कि अमेरिका के जितने एयर बेसेस है या उनके इंस्टॉलेशन है वो ब्रीच होते हैं, तो उन मुल्कों की, अरब मुल्कों की सॉवरेनिटी ब्रीच होती है। यानी एक सिंबॉलिक सही, लेकिन ये होता है कि इस मुल्कों को भी पेनिट्रेट किया जा सकता है। आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए मैं बताता चलता हूं कि दुनिया में इस वक्त आप हैरान होंगे कि अमेरिका के 702 फुटप्रिंट्स और सैटेलाइट और एयर बेसेस हैं, 702। और आप उससे भी ज्यादा हम सारे हैरान होते हैं जब ये देखते हैं कि रूस के सिर्फ 5 हैं और जिबूती में चाइना का सिर्फ 1 है, आउटसाइड देयर ओन कंट्रीज। यानी कि इसका मतलब यह है कि 702 अपॉर्चुनिटीज ईरान के लिए भी है कि कहां हिट करना है। एक बात। अब सबसे ज्यादा एक और अमेरिका को कंसिडरेशन करनी पड़ती है कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था 24-25 अप्रैल 1980 को, और उसका नाम ईगल क्लॉ रखा गया था। और आपके व्यूअर्स को याद करा दूं कि ये वो हमला था जब अमेरिका ने एक हमला किया था अपने हॉस्टेजेस जो 50 जो रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने पकड़ लिए थे या लोगों ने पकड़ लिए थे नई हुकूमत में, उसको रेस्क्यू कराना चाहते थे और एक भी नहीं हुआ था। वो ऑपरेशन फेल हो गया था। उनके 5 एयरमैन जो एयरफोर्स के थे वो मारे गए थे, मरीन्स 3 मारे गए थे, 8 सिर्फ अमेरिकन मारे गए थे क्योंकि डस्ट स्टॉर्म आ गया था। जहाज आपस में ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर C-130 से टकरा गए, तो इतनी बुरी तरह फेल हुआ था कि 8 के 8 अमेरिकन मारे गए और एक भी रेस्क्यू नहीं किया जा सका। उसकी वजह से प्रेसिडेंट कार्टर की हुकूमत चली गई थी। लोग कहते हैं आज भी कि उनका जो ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हुआ था उसकी कीमत प्रेसिडेंट कार्टर ने दी थी। मैं सिर्फ हिस्ट्री इसलिए याद करा रहा हूं कि अमेरिकन लोग और हुकूमत एट्रिशन शायद भी होती है। जब आप अफगानिस्तान पे हमला करते हैं नेटो के, तो ऑलमोस्ट 40-50 मुल्क जाकर अफगानिस्तान पर हमला करते हैं, तो आपको एक फेस सेविंग मिल जाती है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, सबका हुआ है। जब आप अकेले ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आपका नुकसान होता है, तो फिर आपको अकाउंटेबिलिटी अपने मुल्क के लोग ज्यादा करते हैं। तो ये मेरा मानना ये है कि उनको टेक होम नहीं पता कि अगर इस हुकूमत को हम बदल देंगे तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा और आया हमारी फेवर में होगी कि नहीं फेवर में होगी। तो ये डिस्प्यूट अभी तक चल रहा है बिटवीन इजराइल, अमेरिका और अरब कंट्री जो इस वक्त अमेरिका के करीब है। खालिद साहब, गुज़श्ता दिनों ईरानी रियासत के सख्त रद्द-ए-अमल से रिजीम चेंज की अमरीकी कोशिशों को एक धचका तो लगा है। क्या ये भी मुमकिन है कि अमरीका हमले की धमकियां देता रहे और सिर्फ प्रॉक्सी वॉर के जरिए ईरान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की पॉलिसी पर ही कारबंद हो? हम देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो अभी तक मैं थोड़ी सी समझ पाया हूँ स्ट्रैटेजी, वैसे तो बहुत लोगों को नहीं समझ और मुझे भी शायद बहुत कम समझ हो। देखिए, वो बुनियादी तौर पर अनसर्टेनिटी, बेयकीनी को एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर यूज करते हैं। ये नहीं, आपने नोट किया होगा जब से 1 साल हो गया उनके हुकूमत में आए हुए, वो उन्होंने बहुत ज्यादा जगहों पे थ्रेट किया, एक वार्न किया। जैसे मैं बगराम एयरबेस की मिसाल देता हूँ, देखें वो भूल गए ना बगराम एयरबेस, पहले कहते थे हमने लेना है, फिर बात नहीं की, उसके बाद फिर उन्होंने वेनेजुएला का क्या तो करके दिखा दिया। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी में साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड किया, पहले इतना हाइप क्रिएट की, जब नाटो से मुखालफत हुई, यूरोप के खिलाफ खड़ा हो गया, लोग रशिया और चाइना की तरफ जाना शुरू हो गए, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पुल बैक करना शुरू कर दिया। अब ये कहा कि नहीं नहीं, वो मिलिट्री कमांडर से मेरी बात हो गई, हम बेसिस ले लेंगे कुछ। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो पहले अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, एक एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस पैदा करते हैं जो उसके मुखालिफ होता है उनके जहनों में, और कहते हैं कि मैं करने वाला हूं। फिर उसके रिएक्शन पे अगर खुद लगे कि कीमत नहीं दे पाते तो पुल बैक कर लेते हैं। दूसरी एक और बात देखिए, यूनिक लीडर दुनिया के और सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त, और उसके जुबान को आमतौर पर स्टेट्समैन जो जुबान इस्तेमाल की जाती है उसको आमतौर पर तमाम लीडर मसलों के हल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प मसला खड़ा करने के लिए करते हैं। ऐसी थ्रेट कर देंगे। और पहली दफा आपने देखा होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट लैंग्वेज ऐसी लीडर्स के बारे में भी, उन मुल्कों के बारे में तो चलो करते ही हैं, लेकिन लीडर्स का नाम लेके जब करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक मैसेज देते हैं पूरी कौम को। जैसे उन्होंने अभी कहा कि ब्रिटिश सोल्जर तो या ये सामने ही नहीं थे जंग में, जब हमने नेटो का अटैक किया था अफगानिस्तान में, ये पूरे ब्रिटेन में खड़े हो गए। प्रिंस हैरी ने अमेरिका में रहते हुए वहां बोलना शुरू कर दिया उनके खिलाफ कि देखिए हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं। तो कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो ब्रिटिश सोल्जर बड़े बहादुर होते हैं। तो ये मैं जुबान का कह रहा हूं कि वो पहले एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उसके बाद आई थिंक वो पुल बैक करते हैं या उनको एक रिव्यू करने के तैयार हो जाते हैं। अच्छा खालिद साहब, अगर हम देखें तो जो खबरें आ रही हैं कि इसराइल जो है वो भी अपने तैयारे मुंतकिल कर रहा है दूसरे मुल्कों में, इंडियन एयरलाइन, इंडिगो एयरलाइन है, उसके हवाले से भी इतलात हैं, और भी ममालिक जो है वो इस बारे में सोच विचार करें। तो कहीं ना कहीं कोई हलचल तो सर ज़रूर चल रही है। इस डिप्लॉयमेंट को आप किस तरह से देखते हैं और कितनी जल्दी कोई ना कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है, अमरीका की जानिब से कोई एक्शन हो सकता है?
देखिए उज़ैर, ये पिछली जो 12 दिन की जंग हुई थी ना जून में, जो इसराइल और अमेरिका और ईरान के खिलाफ हुई थी। देखिए ईरान की कोई ख़ास सिग्निफिकेंट कैपेसिटी नहीं थी अगर अमेरिका और इसराइल की कंबाइन कर ली जाए। लेकिन आपने ये भी नोट किया कि वो यहाँ से मिसाइल फायर करते थे ऑल द वे इराकी एयर स्पेस या सीरियन एयर स्पेस से गुजरते हुए या जॉर्डेनियन एयर स्पेस से गुजरते हुए रेड सी, अरेबियन सी, इनसे गुजर के वो जाके पहुंच जाते थे और लैंड किए इसराइल के अंदर। जब इसराइल के अंदर पहुंचे थे तो उनका डिफेंस सिस्टम आपने देखा, हमने कई दफा बात की थी, उनमें रेड एरोज था, एरो 2 था, एरो 3 था, स्लिंग था, और इतने सारा एसेट्स होने के बावजूद देखिए ईरान ने मिसाइल पहुंचा दिए थे। एज ए मिलिट्री स्ट्रैटेजी स्टूडेंट मैं कहूंगा कि जो मिथ टूटी थी वो ईरान की नहीं टूटी थी, वो इसराइल की टूटी थी। बिल्कुल। क्योंकि पिछले 78 सालों में इसराइल को कोई इस तरह पेनिट्रेट नहीं कर सका था। अब वो भी मुल्क और वो ऑल द कंट्रीज ईरान कर जाए जिसके रिसोर्सेज नहीं थे। अच्छा, उसमें नेतन्याहू का ऑफिस हमला हुआ था, उसमें उनका आर्मी हेडक्वार्टर हमला हुआ था, उन्होंने वाइजमैन एक इंस्टीट्यूट वो हमला हुआ था, मोसाद का हेडक्वार्टर हमला हुआ था। आप उनकी देखिए ना कि उन्होंने यहां तक तो मैसेज दे दिया था, बंकर्स में रहे कई दिन तक, इवन डिप्लोमेट्स रहे, उनकी हुकूमतों के लीडर रहे, तो उनको वो भी याद है कि ये पहली दफा इजराइल के लोगों ने महसूस किया कि जब टनेज गिरती है हमारे ऊपर तो हम भी इसी तरह ही दूसरी दुनिया पर फेंकते रहे हैं, हमास पर फेंकते रहे हैं और हिजबुल्लाह पर फेंकते रहे हैं। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल होता है, और सीज फायर हुई। तो अब भी क्लोजिंग इसको मैं ये कहूंगा कि इजराइल को कीमत पता होनी चाहिए, इसीलिए वो जहाज भी और सारे एसेट शो कर रहे हैं, जबकि इजराइल के लोग बड़ा प्रेशर माउंट करेंगे क्योंकि उनको इस तरह की जिंदगी गुजारने का आदत नहीं है जिसके उन पर भी हमला कोई हो सके। तो ये अनयूजुअल है इजराइल के लिए। अच्छा खालिद साहब, रूस और चीन का ईरान के साथ दिफाई ताउन क्या अमेरिका को बराह रास्त हमले से रोकने के लिए काफ़ी है? वहाँ हम देखिए उन्होंने वेपन्स तो बहुत जिसको कहते हैं रिप्लेनिश कर लिए हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और उनके लिए कोई सरप्राइज भी नहीं है ईरान के लिए। और इसी वजह से ईरानी लोगों पर जो इकोनॉमिक हार्डशिप या मुश्किल आई है वो इसी वजह से कि ईरान ने बहुत मैसिव डिफेंस स्पेंडिंग की है पिछले 6 महीनों में, इसमें तो कोई शक नहीं है। और डेफिनेटली वो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर पोजीशन में इस वक्त है सरप्राइज देने की, क्योंकि जो पिछली जंग हुई थी उसके अंदर नोटिस कोई नहीं था। आप याद करें उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ ये कहते रहे थे कि हम नेगोशिएशन करने को तैयार है। नेगोशिएशन हो रही थी जब हमला हुआ था ईरान पर, और इस दफा नेगोशिएशन कोई नहीं हो रही। ईरान ने सबक भी सीख लिया है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ईरान की जो मैं कामयाबी कहूंगा वो ये था कि उन्होंने मोसाद के एजेंट्स को निकाल बाहर किया काफी हद तक। और इल्याहू उनके एक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज। आप अंदाजा लगाइए, उन्होंने न्यू ईयर ईव पर एक सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा था कि मैं तमाम उन इजरायलियों को जो ईरान में मौजूद हैं उनको न्यू ईयर भी कहना चाहूंगा। अब आप मोसाद के एजेंट्स उनके न्यू ईयर ईव पे वो मुबारक दे रहे थे जो ईरान में लोग मौजूद हैं, लेकिन ये उतने मौजूद नहीं है जिन्होंने पिछली दफा जून में पूरी स्पेस यूज की थी ग्राउंड फोर्सेस को झाका देते हुए, डिफीट करते हुए। उन्होंने जमीन से ही मिसाइल्स लॉन्च किए थे, सरफेस टू सरफेस उनका एयर डिफेंस नॉकआउट कर दिया था। तो मेरा ख्याल है ईरान बहुत आगे आ गया एज कम्पेयर टू दैट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देगा और ये कर देगा, लेकिन ईरान जितना कर सका था पिछली दफा वो एक दुनिया ने एक बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पर देखा था, और मुझे लगता है कि वो अपस्केल करेंगे इस सरप्राइज को। अच्छा खालिद साहब, डिफेंस के अलावा भी और अगर हम देखें तो मौशी तौर पर भी ईरान के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और सबसे बड़ी तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करना है। अगर ईरान ऐसा कर देता है हमले की सूरत में, तो आलमी मईशतों पर इसके फौरी तौर पर क्या असरात मुरतब होंगे, और फिर वो कितने मजबूर हो जाएंगे कि जनाब सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए? देखिए उज़ैर, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मैं उस तरह अमल दरामद होता इसलिए नहीं देख रहा कि उनकी एयरफोर्स बहुत कमजोर है ईरान की। जब आप स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लेके जाएंगे शिप्स वहां खड़े करेंगे जो उनके पास ऑप्शंस है, या मिसाइल्स की बोट खड़ी कर देंगे। आपको एयर पावर चाहिए होती है टू गिव एरियल प्रोटेक्शन, इसमें एयर आपको सुप्रीमेसी चाहिए होती है, आपको एयर सुपरियॉरिटी चाहिए होती है कि आप दुश्मन के किसी जहाज को आने ना दें हमला करने के लिए अपने बहरी जहाजों पर या बोट्स पर जिनको आपने खड़ा किया हुआ है। अब अगर ये खड़ा कर देंगे तो एयर डोमिनेंस तो पिछली दफा अमेरिका और इजराइल के पास थी, उन्होंने एयर डिफेंस इनके नॉकआउट कर दिए थे, उनके बाद दंदनाते फिरते थे पूरी एयर स्पेस के अंदर पूरे ईरान के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ईरान की, क्योंकि इतनी जल्दी मैं नहीं देख पाया कि एयरफोर्स 6 महीनों में या 7 महीनों में एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग हो गई है जो कंटेस्ट कर सके इसराइल के आने वाले किसी फाइटर को, या अमेरिका के किसी एयर बेसिस से, करीबी एयर बेसिस जो कोई जहाज उड़े उसको चैलेंज करे, कम से कम चैलेंज करे, शूट डाउन तो बाद की बात है। तो वो अभी सिचुएशन मैं नहीं देख पा रहा। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ एक बहुत बड़ा टूल है,
और आई होप एंड प्रे कि उन्होंने कोई सरफेस टू एयर ऐसे मिसाइल लगा लिए हों जो वो डिफेंड कर सकें, लेकिन एयरफोर्स का होना लाजमी है जब भी आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसी एयरफोर्स को ब्लॉक करना चाहते हैं। सही। अच्छा खालिद साहब, अगर हम देखें, ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी तारीखी हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शंस बचेंगे? मेरा ख्याल ये है कि मेरा ख्याल अगर ईरान के बाद अगर किसी को तशवीश होनी चाहिए वो पाकिस्तान को होनी चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि हमारे दो बॉर्डर्स पर पहले ही कंफर्ट लेवल नहीं है। हिंदुस्तान से हमने मई में कॉन्फ्लिक्ट किया, उसके बाद तालिबान हुकूमत के साथ हम एंगेज हुए, अनफॉर्चुनेट है वो भी, और लेकिन मजबूरी थी उधर भी। दो बॉर्डर हमारे नॉर्थ वेस्ट पर भी और ईस्ट पर भी हमारे कंफर्ट लेवल वो नहीं है जो हमारा होना चाहिए था। तो हमारा जो अब एक और मगरिब की तरफ एक और साथी और बहुत अच्छा दरीना दोस्त हमारे, बहुत ट्रेडिशनली उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, वहाँ एक ऐसी फोर्स आ जाए या इवन अटैक हो जाए उनके ऊपर, तो एक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी का एलिमेंट, चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगी। जाहिर है हम बॉर्डरिंग नेबर में हैं, और अगर खुदा न खास्ता कल कोई रजीम चेंज हो जाती है या हुकूमत चेंज होती है तो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, खास तौर पर अगर वो प्रो पाकिस्तान ना आई। और जाहिर है ये इजराइल ऑपरेशन ही इसलिए कर रहा है, तो फिर जाहिर है इसराइल की इन्फ्लुएंस की हुई अगर हुकूमत आकर हमारे नेबरहुड में बैठ जाती है तो हमारा एक और फ्रंट होगा जो बहुत अनकंफर्टेबल होगा। और जाहिर है इजराइल बहुत अरसे से इंडिया के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इजराइल जो है वो ईरान के अंदर आकर बैठ जाए। बहुत शुक्रिया आपका, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन अगर इस तरह की खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल बनती है, ईरान पर कोई एक्शन किया जाता है किसी भी किस्म का, तो इसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, और पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ना ही इसकी इजाज़त देगा। बल्कि यूएई ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि जनाब हम भी अपनी कोई भी एयर स्पेस किसी भी किस्म का हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे अमेरिका को और ना ही इसराइल को कि वो जनाब हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए या हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए वो ईरान पर कोई हमला करे या ईरान को निशाना बनाए। लेकिन तैयारियां यही चल रही हैं, हलचल जो है वो यही बताती है, इशारे तमाम यही मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ एडवेंचर मिस एडवेंचर की सूरत में होने वाला। कुछ माहिरीन यही कहते हैं कि धमकियों तक ही रहेगा और उस तरह से जंग नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी सूरत हाल हो सकती। बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी सिचुएशन है और ट्रम्प के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। वो वैसे तो जंगों के हामी नहीं है, लेकिन हलचल उन्होंने मचाई हुई है, कभी टैरिफ की सूरत में, कभी इस तरह किसी भी सूरत में। आप देख लें कि ग्रीनलैंड हो गया, ये वेनेजुएला हो गया, तो ये सारे मामलात कहीं ना कहीं वेयर देयर इज़ फायर देयर इज़ स्मोक ऐसे वाली सूरत हाल है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट वी होप कि जितना कुछ जो भी मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं और मुज़ाकरात या टेबल पर बैठ के सब बातचीत करके कोई अमन की बात करें और ख़ित्ते में अमन ही हो। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ा लेते हैं। अब उज़ैर ने इतनी मौसम की बात की थी कि मौसम बड़ा प्यारा है, मौसम बहुत मैंने लाहौर के मौसम की बात की तो थी। ऑब्वियसली हम जिधर है उसी मौसम की बात करें जो आप लाहौर से बाहर के मौसम की बात कर लें। जो जिधर जहाँ है उस मौसम को भाई इंजॉय करें। मौसम वाकई बहुत ज़बरदस्त है। और मरी की अगर हम बात करें तो मरी जाने का शौक रखने वालों के लिए बड़ी खबर है कि डीपीओ मरी ने शदीद बर्फबारी जो है वो उसकी पेशगोई की है। तूफ़ानी जो है वो बर्फबारी हो सकती है और इसके पेश नज़र ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आज शाम तक मरी में मौसम शदीद होने का इम्कान है, लिहाजा सयाह जो हैं वो सफ़र से मुकम्मल गुरेज करें और याद रखें कि दर्जा हरारत गिरने से सड़कों पर बर्फ़ की जो वो लेयर होती है ना, वो शीशे की तरह जो तय जम जाती है आपकी गाड़ी पे, तो वो बड़ा मुश्किल होता है और ब्रेक काम करना छोड़ देते हैं। और इस हवाले से पुलिस ने भी वाज़ेह कर दिया कि टायरों पर जी स्नो चेन के बगैर किसी भी गाड़ी को मरी में दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए निकलने से पहले अपनी गाड़ी का मैकेनिकल सारा वो सिस्टम जो है वो चेक कर लें, फिटनेस चेक कर लें और फ्यूल टैंक ज़रूर चेक कर लें। बिल्कुल, ये एहतियाती तदाबीर हैं जो कि सिर्फ मरी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आज़ाद कश्मीर की वादिय नीलम में भी बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर रखा है, जहाँ लीपा का राब्ता ज़िले हेडक्वार्टर से कट चुका है। ऐसी सूरत हाल में पाक फौज ने एक बार फिर मसीहा का किरदार अदा किया और हेली रेस्क्यू के जरिए एक मरीजा को बर वक्त रावलपिंडी मुंतकिल किया। अगर आप बर्फबारी वाले इलाकों में मौजूद हैं तो गाड़ी में हीटर चलाते वक्त शीशे थोड़े से खुले रखें ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो और किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर फौरी पुलिस हेल्पलाइन 15 पर रब्ता करें। आपकी हिफाजत जनाब आपके अपने हाथ में है। पहले तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे शदीद मौसम के अंदर सफ़र करने से गुरेज करें, लेकिन अगर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नागुज़ीर है, तो फिर एहतियाती तदाबीर जो हमने आपको बताई हैं तो जनाब उसका आप ख्याल रखें कि मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहने वाला है, ये हम माहम से जान लेते हैं। तो माहम, ओवर टू यू, बताइए। चलते हैं और देखते हैं कि जी आज मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की सूरत हाल बरकरार है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर मतला अब्र आलूद और मौसम शदीद सर्द रहेगा। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 4 और कम से कम -5 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 0 और कम से कम -10 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अस्तूर और स्कर्दू में तेज़ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और अब बात कर लेते हैं सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर की, जहां मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 8 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 2 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी नीलम, बाग हवेली और जहलुम वैली में तेज़ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब बात करते हैं मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की। KPK में मौसम की सूरत हाल ये है कि सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 13 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 6 और कम से कम -7 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, सवात, दीर, एबटाबाद, शांगला, कलाम और बटग्राम में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की। पंजाब के मौसम में आपको बताएंगे कि सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 13 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 18 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहने के अलावा बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के मौसम की। तो बलूचिस्तान में हम सूरत हाल देख रहे हैं शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 3 और कम से कम -6 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबे सिंध का मौसम, जहां हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 25 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने जान ली है। प्रोग्राम में भी बहुत सारे मौज़ूआत बाकी हैं जिन पर डिस्कशन होगी, तो हमारे साथ रहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की शिरकत अब सवालिया निशान बन चुकी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, जहां ICC के दोहरे मयार और बांग्लादेश को इवेंट से बाहर निकालने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। टीम शिरकत करेगी या नहीं, ये फैसला आइंदा जुमे या पीर को हो जाएगा। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत में निपा वायरस तेज़ी से फैल रहा है। डॉक्टर्स और नर्सेस भी इसका शिकार हो रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं, चाहे वो पूरे वर्ल्ड कप का बाइकआउट हो या सिर्फ भारत के खिलाफ मैच ना खेलना। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि होने क्या जा रहा है। गुड मॉर्निंग याया, टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि ICC ने बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड को शामिल किया है।
क्या इस फैसले को कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है, इसके खिलाफ कहीं अपील की जा सकती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बांग्लादेश ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया है और स्कॉटलैंड को शामिल करने का जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैसला किया, अब उस पर अमल दरामद होने लगा है और वो बांग्लादेश को रिप्लेस कर रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, जो कि 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में मुनक्किद होगा। 20 टीमों का ये टूर्नामेंट, 5 टीमों को 4 ग्रुप में रखा गया है। बांग्लादेश के खिलाफ मुस्तकबिल में क्या कोई कानूनी सूरत हाल का सहारा लेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनको किसी किस्म की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला नहीं है, बांग्लादेश की हुकूमत का ये फैसला है। सिक्योरिटी खदशात को, तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार किया और उसके नतीजे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये फैसला किया। सही। अच्छा यार साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और बांग्लादेश के मफाद का जिक्र करना क्या किसी नए ब्लॉक की निशानदेही है? जुम्मे या पीर को क्या फैसला आने की तवक्को है? देखिए, न पाकिस्तान कोई सियासत कर रहा है, न पाकिस्तान कोई सियासत खेल रहा है। पाकिस्तान खेल को खेल की तरह ही ले रहा है और बांग्लादेश एशिया के 5 टेस्ट मुल्कों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका के साथ मौजूद है और ऑटोमेटिक उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि उनकी टीम कुछ इतने बड़े कद की टीम नहीं थी और उनके टूर्नामेंट में ना खेलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश की एक ऑडियंस है, बांग्लादेश के लोग अपनी टीम को वर्ल्ड कप में खेलता हुआ देखना चाहते हैं और ये सारा ड्रामा भारत की तरफ से ही शुरू हुआ जब उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से आउट किया और ये कंसर्न, ये तहफ़्फ़ुज़ात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बजा थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एहतजाज कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कोई सियासत कर रहा है, तो उसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है, नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हक की आवाज के साथ खड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कमजोर मुल्क को दीवार से लगाने पर एहतजाज कर रहा है और एहतजाज करना हर किसी का हक है और आज़ाद माशरे में अच्छी कौमें, अच्छे मुल्क जो हैं वो एहतजाज करते हैं, कमजोर लोगों के लिए आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। अच्छा याहिया साहब, ये रिपोर्ट भी हो रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में इजहार किया कि आईसीसी का भारत के लिए और बाकी ममालिक के लिए दूसरा कानून है। क्या ऐसा बर्ताव भारत के माली इस्तेहकाम की वजह से है? कैसे इस रवैये को मेरिट पर लाया जा सकता है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि दोहरा मेयार है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, ये बात सामने रखी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मातहत है हुकूमत पाकिस्तान के। हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहीं खेलने से, किसी मुल्क के साथ खेलने से मना कर देगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात माननी पड़ेगी। माजी में भारत भी तो ऐसा करता रहा है ना, हर बार पाकिस्तान भारत खेलने के लिए गया, लेकिन हर बार जब भी पाकिस्तान की बारी आई उन्होंने कहा कि जी हमारी हुकूमत ने मना किया है और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने इस बात को रखा, जिसको तस्लीम भी किया गया। अब बांग्लादेश अगर ये बात कर रहा है तो फिर क्या मसला है? पाकिस्तान ने लास्ट ईयर फ्यूजन मॉडल तय किया भारत के साथ, जिसको भारत को तस्लीम करना पड़ा। और रही बात बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाल उठाना, और जहां तक आपकी ये बात है कि जी इन्फ्लुएंस है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जो जय शाह साहब इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चला रहे हैं, माजी में वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता होते थे और अब भारत में ये आवाजें आ रही हैं कि जब से जय शाह गए हैं तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेयारो मददगार हो गया है। जय शाह साहब जैसी कोई पर्सनैलिटी क्रिकेट इंडिया के पास नहीं है जो उनकी आवाज बन सके। लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये दिखाने की कोशिश की है, भारत को ये बताने की कोशिश की है, पैसा उनका अपनी जगह, हकीकत कोई शक नहीं इसमें। लेकिन ये पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस पैसे से रेवेन्यू जनरेट होता है तो अकेले भारत नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो वो कब पाकिस्तान को दीवार से लगा देते, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में मैच नहीं होगा, टीवी राइट्स की रेटिंग नहीं आएगी, टिकटें नहीं बिकेंगी, कमर्शियल नहीं आएंगे और इस चीज को भारत समझता है, दुनिया समझती है। पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बाकी टीमों के मैचेस एक तरफ। अगर ऐसी बात होती
कि भारत को अपने पैसे का जोम है और भारत अपने पैसे के बलबूते पर सब कुछ कर देता, तो फिर वो इतने मामले को आगे नहीं बढ़ाता। लेकिन इस वक्त उनको इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की एक हकीकत है और पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल बिल्कुल क्रिकेट दुरुस्त कौंसिल फरमाया यार नहीं साहब, चल जिस सकता। तरह से आप फरमा रहे हैं और भारत को इस चीज़ का आइडिया भी है और पाकिस्तान के साथ खेलना वाकई उसकी मजबूरी भी है और अगर नहीं खेलता तो इतना रेलेवेंट भी नहीं रह जाता। तो क्या पाकिस्तान का बांग्लादेश की हिमायत में वर्ल्ड कप छोड़ना या एहतजाज करना एक जज्बाती फैसला होगा या तवील मुद्दती क्रिकेट सियासत का हिस्सा बनने जा रहा है पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान जैसे कि हमने कहा भी कि सियासत नहीं करना चाहता, बट जो सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है? माम पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि हम वर्ल्ड कप छोड़ रहे हैं जी। आपने कोई ऐसी मिसाल मौजूद है, किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट मौजूद है? ये तो ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस को जेरे गौर लाना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप मुख्तलिफ ऑप्शंस देखते हैं कि ये कपड़े पहनने हैं, वो कपड़े पहनने हैं, आपने तय तो नहीं किया होता ना कि मैंने यही कपड़े पहनकर जाने हैं। तो ऑप्शंस हैं, टेबल पर मौजूद है कि हमने वर्ल्ड कप में जाना है, हमने भारत के साथ मैच खेलना है, ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत वक्त के पास गया, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैट्रन है, टेबल पर उनके सामने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सारी सूरत हाल को रखा है और उनसे अब वक्त मांगा है और डेफिनेटली ये कोई इतना मामूली बात तो है नहीं, इसीलिए वजीर आजम ने उनसे वक्त लिया है। इसीलिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक्स अकाउंट पर जो है वो अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा जुम्मे को और अगर देर हुई तो पीर तक हम ये फैसला कर लेंगे कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्रिकेट के लिए हमेशा पाकिस्तान ने जनाब एक उम्दा मिसालें कायम की हैं। हम तो भारत से उस वक्त भी खेले जब 99 में शिवसेना के इंतहा पसंदों ने फिरोशा कोटला ग्राउंड की पिच को खोद दिया था। हमने उस वक्त भी भारत टीम को भेजा। अभी लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, भारत हमसे खेलने के लिए दुबई में आया, उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया। हम तो उस वक्त भी भारत के साथ खेले, एक बार नहीं 3 बार खेले। तो हमने तो कभी क्रिकेट में सियासत को नहीं लेकर आए हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, बाकी मुल्क सर झुकाकर बैठे हुए हैं, तो तारीख में हमेशा पाकिस्तान का नाम मौजूद रहेगा कि पाकिस्तान ने हक के लिए आवाज बुलंद की थी। बिल्कुल, पाकिस्तान हक के साथ खड़ा है और हक के लिए आवाज़ भी बुलंद कर रहा है। और इंडिया की जानिब से जो ज्यादती की गई, नाइंसाफ़ी की गई, या साहब इस पर जो पाकिस्तान देख रहे हैं कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिस फरीक के साथ, बांग्लादेश के साथ, उसकी अगर हिमायत में खड़ा है तो इसकी राजीव शुक्ला को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी जो जुमे या पीर को फैसला होने वाला उससे कहीं ना कहीं खतरा तो मौजूद है ICC को भी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी। पैसे लगे हुए भाई, तरतल्ली मची हुई है। और आप इंडियन मीडिया को भी देखेंगे तो उनका जो अंदाज है, उनकी जो टोन है वो भी चेंज हुई है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इतना एग्रेसिव आएगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो तो ये सोचते थे कि जी जो रेवेन्यू के पैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान को मिलते हैं, पाकिस्तान इससे खुश है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इससे दाल दलिया चल रहा है। लेकिन आप एक हद तक ही जुल्म कर सकते हैं, आप एक हद तक ही किसी को दीवार से लगा सकते हैं। ये मसला बराह रास्त पाकिस्तान का तो मसला है नहीं, ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मसला है। उन्होंने ये तय किया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हक की, सच की आवाज के लिए एक आवाज बुलंद की है और इसके दूररस नताइज होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बाकी मुल्कों को भी इस चीज का आगे चलकर न सिर्फ इदराक होगा बल्कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कद बढ़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहमियत, असलियत और जो हैयत है उसको दुनिया को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा कि मैच की बात हुई, पैसे बनाने की बात आई तो आपको पाकिस्तान चाहिए, लेकिन बात मनवाने की बात होती है तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दीवार से लगा देते हैं। अब ऐसे नहीं चलने वाला, अब ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का खजाना चलता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपको उसी तरह रिस्पेक्ट देनी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप कहें कि उन्होंने उसूल कवायद के खिलाफ किया है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ब्लैकमेल किया है। ऐसी कोई चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीजों पर गौर कर रहा है कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उन्होंने अभी ऑफिशियली आकर कोई बयान तो नहीं दिया, वो अपने वजीर आजम के पास गए हैं। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? आपके घर में अगर कोई काम होता है तो आप अपने वालिद से पूछते हैं, अपने बुजुर्ग से पूछते हैं।
तो फैसला करने वाली हुकूमत है, हुकूमत फैसला करेगी कि पाकिस्तान को खेलना है या नहीं। बिल्कुल, हुकूमत फैसला करेगी और पाकिस्तान ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है और वायदो ज़वाबित हैं उन पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया। बहुत शुक्रिया याया साहब, आपके पैराडाइम शिफ्ट है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ पहले अपने हक के लिए खड़ा हुआ, अपना हक लिया, अब जनाब दूसरों के हक के लिए भी पाकिस्तान जो है वो खड़ा हुआ है। और जो इंडिया की जानिब से जो लॉबी बनाई गई है ना क्रिकेट के अंदर भी, उसको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। ये धचका भारत को हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये भी खटक रहा है कि पाकिस्तान कहीं मैच खेलने से इनकार लगा हुआ माल पानी इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं डूब ही ना जाए। तो जनाब देखते हैं क्या फैसला करता है पाकिस्तान। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, क्या खूबसूरती का मतलब अब सिर्फ फेस ग्लो ही रह गया है? महंगी क्रीमें, फेशियल्स और सीरम्स तो चेहरे पर लग जाते हैं, मगर हाथ और पाँव का क्या, जो दिन भर काम करते हैं और निगलेक्ट भी होते हैं। डिटर्जेंट्स, घरेलू कामकाज और मौसम की सख्तियां हाथों की कुदरती नरमी और रंगत को मुतासर कर देती हैं, जबकि जूते और चप्पल के निशानात और सर्दियों में फटी एड़ियां पैरों की खूबसूरती को छुपा देती हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उज़ैर। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सिर्फ चेहरे पे तो मेकअप कर लेते हैं आप, फिर हाथों और पैरों का क्या करें, उनको भी चमकाना बहुत ज़रूरी होता है। कुदरती तेल और घरेलू की मिसाल भी फिर दी जाती है। घरेलू अज्जा से हाथों और पैरों की खूबसूरती कैसे महफूज रखी जा सकती है, आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल, आजमूदा और मौसर हर्बल केयर की। हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा स्टूडियो में। नईमा आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हम खूबसूरती में वाकई सिर्फ चेहरा देख रहे होते हैं और बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं? उनको खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जो असल खूबसूरती होती है ना, जिसको पता हो कि बंदा खूबसूरत है कि नहीं, अगर किसी के कलर को देखना तो उसके पाँव को देखो सबसे पहले, क्योंकि मुंह तो चमका लेती। उज़ैर ने पहले बात की थी ना कि मोर वाली मिसाल है, ये मोर वाली मिसाल यही होती है कि मोर अपने पाँव को देख के रोता है सिर्फ। तो इंशाल्लाह आइंदा से ऐसे नहीं होगा। मैं आज आप लोगों के लिए ना ऐसा एक हैंड वॉश लेके आई हूँ, ठीक है, कुदरती, ठीक है। चाहे आप पानी में हाथ डालें, आप डिटर्जेंट में डालें, आपको सनलाइट से टैन हो रहा हो, तो इंशाल्लाह आपका जो रिजवान भी कोई चीज आप तक पहुंचाना चाहता है तो मैं खुद जो है इसमें आके मैं भी आपकी हाथों और पैरों की केयर जरा थैंक यू, करीब से बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमूमन देखे ना वेस्टेज कर देते हैं हम घर में, छान बुरे में चली जाती है, तो ये चीज आज हम इस्तेमाल करेंगे अपने हाथों को निखारने के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। तो ये देखिए वाइट ब्रेड, ठीक है, बची हुई ब्रेड, ब्राउन ब्रेड हो, वाइट ब्रेड हो, कोई भी ब्रेड हो, ठीक है, से माइल्ड सा हमारा क्या बनेगा, स्क्रब बनेगा। पहले मैं इसको सोक करके रख देती हूँ। असल में ना पता है बात ये कर लेते हैं कि हाथ पानी में डालने से खराब होते क्यों हैं? कुदरती सीबम है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो हमें एक हिफाजती चीज दी हुई है कि कुदरती सीबम, जो हमारी कुदरती चिकनाई है ना हाथ की, बार बार जब हम हैंड वॉश करते हैं या डिटर्जेंट में डालते हैं तो वो केमिकल की वजह से वो कुदरती सीबम जो है हमारा वो खत्म हो जाता है। तो फिर वहां पे ड्राइनेस आती है, जहाँ ड्राइनेस आती है वहां डबल टोन आती है, फिर डबल टोन की वजह से एकदम से आपकी स्किन खुरदरी हो जाती है। तो आपको आज मैं एक सीरम भी बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपकी स्किन जो है वो टैन हुई है, तो ये बची हुई, जिस तरह ये ब्रेड घर में रखी हुई है, ठीक है, आपने इसके अंदर क्या करना है, ये ब्राउन शक्कर डालनी है, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। ये ब्राउन शक्कर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी, आप ये समझे कि नाश्ता ही बन रहा है ये, ठीक है ना। हाँ, ये लें, ये ब्राउन शक्कर डाल दी है, ठीक है। ब्राउन शक्कर के साथ हमने ये देखें, ये अमूमन हम यूज करते हैं सूप के लिए मैक्रोनी या कोई भी फूड बनाते हैं, चाइनीज फूड कोई भी हम बनाएं, तो ये जो काला पानी है, हाँ काला पानी डेफिनेटली काला पानी, इसको मैं कहूँगी सोया सॉस, ठीक है ना। सोया सॉस अमूमन जैसे मैंने बताया जिन खानों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक जो एसिड होता है ना कि जिसको हाथ कोजिक एसिड हम जिसको बोलते हैं, कोजिक एसिड, कोजिक एसिड सबसे ज्यादा सोया सॉस में पाया जाता है, राइट, ठीक है ना। कोजिक एसिड सबसे ज्यादा सोया सॉस के अंदर पाया जाता है। ये 2 चम्मच कोजिक एसिड के बारे में यही है कि ये वाइट करता है, ठीक है ना। ये आपने 3 चम्मच भर के आपने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया है। रंग की कुर्बानी देके आपका रंग निखारता है, अपने रंग की कुर्बानी देके बड़े मिलाता है जुमले ये लड़का। हाँ, ठीक है ना। तो ये अब अगली चीज जाएगी इसके अंदर दूध, सादा दूध, ठीक है ना। हाँ, ठीक हो गया। ये काइंड ऑफ स्क्रब बन गया, ये काइंड ऑफ माइल्ड स्क्रब बन गया आपका। आपने करना ये है कि अपने हाथों को इसके साथ, मैं हाथ से करके दिखाऊं क्योंकि मुझे आदत है हाथ से करने की, ठीक हो गया। ये आपने क्या किया है कि 3 से 4 आपकी जो ब्रेड है वो सोक हो जाए, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर दूध डाल देना है। दूध डालने से और इसके एक्शन से ये दूध जो है और सोया सॉस आपस में ये फट जाएगा। जिस तरह हम दूध नहीं अक्सर दूध के अंदर लेमन डाल के लगाते हैं, ये इसी तरीके से, लेकिन ये आपका एक माइल्ड स्क्रब बनेगा, ठीक हो गया। आपने अपने हाथ के ऊपर जहां पे भी आपका इफेक्टेड एरिया, अच्छा, इसको लगा के बैठने की करने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक हो गया।
ये देखें, ये आप रिंग पकड़े मेरी, आपने इस तरीके से अपने हाथ के ऊपर लगाना है और उसको इस तरह स्क्रब करना है। जो शुगर है और जो ये सोया सॉस है ये वाइट करेगी, जो ब्रेड है वो आपके हाथ को लाइट स्क्रब करेगी और दूध जो है वो निखारेगा। हाँ जी, आपके हाथों के ऊपर जो खुरदरापन, जो डेड लेयर आई हुई है वो इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी। सिंपल आप हैंड वॉश कर ले इसके बाद, ठीक हो गया। सिंपल आपने हैंड वॉश कर लेने हैं। ये एक बहुत ही अच्छा, देखिए अभी से मेरे हाथ नरम और मुलायम होना शुरू हो गए हैं, ठीक हो गया। और ये स्क्रब जो है दूसरा जो क्रीम्स के अंदर होता है वो तो बड़ा हार्ड लग रहा है, हाँ, ये बहुत माइल्ड है। ये देखे ना हाथ एक ग्रेन जो होते हैं ना वो नहीं, इसके अंदर बिल्कुल अच्छा, ये भी चले जाते हैं, आंख में भी, आंख में भी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप इसको सिर्फ हाथों तक ना रखिएगा, आप अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे अच्छे तरीके से आप इसको लगा के बिल्कुल गोरे और गुलाबी हो जाएंगे। ये बात ज़हन में इसका भी तो बताया ना कि गर्मियों में आप जूता पहनते हैं, हाँ। तो आपने जो जूता पहना है वो जहाँ तक जूता कवर कर रहा है वो तो व्हाइट है, बाकी हिस्सा काला हो गया, तो वो कैंची चप्पल है तो वही कैंची बन गई, वो कैंची बन जाती है, बिल्कुल बड़ा बुरा लगता है। उसका क्या इलाज है, उसका क्या हाल है? अच्छा, उसके लिए ना हम एक ड्राई, आपको ना एक मैं आप ये कहें कि ड्राई हैंड वॉश बना के दिखाऊंगी कि जिससे आपने देखिए सल्फेट फ्री तो कोई चीज है नहीं, जिसमें झाग उसमें सल्फेट है, ठीक है ना। सल्फेट फ्री आपने यूज करना है। और साथ में जब आप जूता पहने तो जूता पहनने से पहले आपने एक सीरम बनाना बताऊंगी इधर मैं। आप सिर्फ ये 3 चीजें हैं, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है। ये डबल टोन खत्म हो जाएगी, मुंह का और है, पैर का और है, ठीक है। ये वो वाला डबल टोन है। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले, हाँ, मर्दों का भी, सबका। सबसे पहले हम बनाएंगे एक हैंड वॉश। हैंड वॉश हम किससे बनाएंगे? बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आपने क्या करना है कि वॉशरूम में रख लेना है। जब भी हैंड वॉश करने हैं, पाँव वॉश करने हैं, इवन कि आप उससे बॉडी भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने करना ये है कि जिस तरह लेट से 1 चम्मच आपने ले लिया है बेसन, ठीक हो गया। बेसन के साथ आपने ली है अगली चीज ब्राउन शक्कर। ब्राउन शक्कर का और वाइट चीनी का भी, ठीक है, खूबसूरती में बहुत बड़ा किरदार है, ठीक हो गया। हाँ जी, ये डाल दिया आपने इसके अंदर, ठीक हो गया। अगली चीज जो है ये है जौ का आटा, जौ का आटा, ठीक हो गया। जौ का आटा ये आपने डाल दिया है इसके अंदर, जौ का आटा, बेसन, जौ का आटा, शक्कर, ये चीजें चली गई हैं। अगली चीज इसके अंदर जाएगी ऑरेंज पील। अगर ऑरेंज पील है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये है कि आपने परेशान नहीं होना है। आपके पास अगर हाँ लेमन पील है या आपके पास सैंडलवुड पाउडर है, कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ एक डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है, बराबर मिकदार में डालनी है। ये हो गया। अगली चीज इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी जाएगी आंबा हल्दी, ठीक है। हाँ, आम हल्दी से वो रंग छोड़ती है, ठीक है। ये होती है ब्यूटी में यूज, ठीक हो गया। सबसे बड़ा एंटीबायोटिक। ये ले, ये आपका एक, आप कहें कि एक हैंड वॉश बन गया। ये दे, इसके अंदर मैं डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने करना ये है कि इसको मिक्स करके इसी तरह ड्राई फॉर्म में ये आपका हैंड वॉश, आपका बॉडी वॉश पूरा, ये एक आपका वॉश बन गया। इसके साथ आप अपनी बॉडी को वॉश करें, अपने फेस को वॉश करें, अपने हैंड को वॉश करें। ये आपने जब वॉश करना है तो सबसे पहले तो आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट होगी, ठीक है। जो जहां से वो आपने कहा ना पाँव काला नजर आता है, टैनिंग वो इसीलिए होती है ना कि हम उसको साफ नहीं करते हैं, वॉश नहीं करते। वॉश भी करते हैं तो बड़ी जल्दी में करते हैं, तो वो सीबम निकल जाता है, स्किन वहां से ड्राई हो जाती है। इससे आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट होगी और ब्राइटनिंग आएगी इसके साथ। अगली चीज, आपने पूरी बॉडी पे, हाथों पे, फेस पे एक स्क्रब लगाना है, सॉरी सीरम लगाना है। सीरम कौन सा होगा? सीरम हम बनाएंगे, ये देखिए, ये है आलमंड ऑयल, ठीक हो गया। आलमंड ऑयल के अंदर हमने डालना है थोड़ा सा, एक ये देखिए चंद ड्रॉप आपने, या आप जितना लेना चाहें, ठीक है। 100 ml लेट से आपके पास है आलमंड ऑयल। अगली चीज जो है वो है तिल का तेल, ठीक हो गया। तिल का तेल ब्लैक या व्हाइट कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तिल का तेल, ठीक है ना। ब्लैक तिल का तेल जो है वो बालों को ब्लैक करता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मैं टोटका दूंगी, देखते रहिएगा, ठीक हो गया। हाँ, अगली चीज जो इसके अंदर जाएगी वो जाएगा लेमन के चंद ड्रॉप, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत पुराना, हाँ अब एक और मुझे याद आ गया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, टाइम होगा तो, ठीक है। ये मैंने डाला है तिल का तेल और आलमंड ऑयल, और साथ में आप चाहे तो जैतून का तेल भी ऐड कर सकते हैं तिल की जगह, लेकिन आलमंड ऑयल जो है वो मस्ट है, ठीक हो गया। आपने डालने हैं इसके अंदर चंद ड्रॉप, ठीक है। ये एक आपको ना, ये नहीं है कि ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स नहीं होता, ये रहेगा अलग अलग, ठीक है। ये जिस तरह ये है, लेट से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये पानी और तेल दोनों अलग अलग है, ठीक है। रस और तेल जो है वो अलग अलग है, ठीक हो गया। लेकिन आपने जैसे ही अपनी बॉडी वॉश करनी है, अपने पाँव वॉश करने हैं,
सॉक्स पहनने से पहले, जूता पहनने से पहले आपने ये लगाना है। इसकी वजह से, लेमन की वजह से एक तो फ्रेग्रेंस आएगी, ठीक है, खुशबू आएगी पाँव के अंदर से, जो बदबू वाला मामला है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका कलर जो खराब है वो आहिस्ता आहिस्ता साफ हो जाएगा, टैनिंग खत्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह अगर टैनिंग नहीं है तो मजीद निखर जाएगा। जैसे ये आपका सूट है ना, हाथ पांव बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, एक है बहुत पुराना, सदियों पुराना, जो देखेंगे सब पहचान जाएंगे, दूर हो गए, क्योंकि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, तो इसलिए मैं आज ये टोटका स्पेशल लेके आई थी। ये देखिए, ये है दूध की बलाई, ठीक है, और इसमें जो नानियां, दादियां, जो हमारी फूफियां, जो सब करती थी, आज हमें भी करना चाहिए। ये देखिए, ये डाल दिया इसके अंदर लेमन। इससे अच्छा हाथों के लिए और एक्नी वाली स्किन के लिए मैं कहती हूँ कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं है। अगर आपके होंठ काले हैं, ठीक है, लिप्स काले हैं, लेट से लिपस्टिक लगा के, या वैसे ही काले, कुदरती भी काले किसी किसी के होते हैं, ठीक है, कुछ स्मोकर्स के भी होते हैं, चले खास तौर पे स्मोकर्स के लिए, ठीक है। अगर आपने बचना है, पहचान नहीं करवानी अपनी माँ को कि मैं स्मोकिंग भी करता, तो आपने ये लगाना है, ठीक है। कोई रिश्ता देखने आ रहा है आपका, हाँ, रिश्ता देखने आ रहा है तो फिर तो 8 दिन पहले केयर शुरू कर दें। ये देखें, लेकिन आप छुपाएं मत, आप बता दें जो आप कांड कर रहे हैं। ठीक है, लेमन और बलाई, ठीक है। आपके काले होंठ, आपके काले हाथ, आपके ड्राई हैंड, आपका ड्राई फेस, या आपका एक्नी वाला फेस है, तो आपने ये करना है कि इसका मसाज करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से मसाज करके, खास तौर पे जो डार्क नकल है उनको फिंगर वाली इसके थंब के साथ प्रेस करके आप करेंगे, तो इसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज होगी, और यहाँ से डार्कनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से आपने फेस के ऊपर करना है, ठीक हो गया। ये अच्छे तरीके से वॉश करके, इसके ऊपर अगर आप हाथ के ऊपर देखें ना, ये फौरन से क्या करता है, लेमन और साथ में जो बलाई है, ये आपस में जब हम डालते हैं ना, तो ये फटने के बाद आप मेरे हाथ के ऊपर चेक करें, ये हमारी जो डेड लेयर, ये तो खैर अभी तो मैंने थोड़ा सा मास्क लगाया था, लेकिन ये डेड लेयर को उतारना शुरू कर देता है, और हाथ कुदरती आप देखिए सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, इस मरकरी के बिना ही आपकी जो स्किन की लेयर है ना वो उतर जाती है। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप फेस की तो केयर करते ही करते हैं, हाथ और पाँव के नुस्खे इतने जबरदस्त आपा ने बता दिए, और जिनको जो जो मसाइल हैं, नकल्स ब्लैक हैं, वो भी गोरे चिट्टे हो जाएंगे, और वो गुलाबी आंखें तो सुना था, गुलाबी हाथ पाँव, गुलाबी हाथ हो जाएंगे, ठीक है। आपने आज पिंक क्या पहन लिया, पिंक का बहुत ज्यादा तस्करा पिंक का तस्करा हो गया। अच्छा, यकीन माने, मैं हकीकत कह रही हूं, हाथ ऐसे हो जाएंगे, पाँव भी ऐसे हो जाएंगे आपके, बिल्कुल देख लें आपा कि आप ये नुस्खे आजमाएं और हाथ और पैर चमकदार बनाएं। इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक पर। उज़ैर, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के दौर में सेहत और फिटनेस के शौकीन अफराद में वीगन और वेजिटेरियन डाइट काफ़ी मकबूल हो रही है। सब्जियां, फल और दालें बिलाशुबा सेहत के लिए मुफीद हैं, मगर क्या ये हर उम्र और हर शख्स के लिए मौजू हैं? आज इस पर बात होगी। वीगन डाइट असल में क्या है, वीगन और वेजिटेरियन डाइट में बुनियादी फ़र्क क्या होता है, और किस तरह एक बैलेंस डाइट तैयार की जा सकती है जो लंबे अरसे तक आसानी से जारी भी रखी जा सके, और जिसमें जनाब आप तंग भी ना आ जाएं, एक ही चीज़ खा के, हम बोरिंग भी ना हो वो। ये सब कुछ जानने के लिए जनाब चलते हैं, ज़रा थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, UAE की हदूद में, दुबई के अंदर। न्यूट्रिशनिस्ट आबादी साहिबा वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नाजिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि वीगन डाइट असल में क्या है, और साथ ही साथ कि वीगन और वेजिटेरियन डाइट में बुनियादी फर्क क्या है? अच्छा, वीगन डाइट और वेजिटेरियन डाइट में फ़र्क है कि वेजिटेरियन जो है वो उसमें आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, कुछ इनडायरेक्टली किस्म के, जैसे दही, आप दूध वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जबकि वीगन डाइट जो है उसमें एनिमल की कोई प्रोडक्ट जो है वो आप नहीं लेते, सब एक्सक्लूड हो जाता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीगन एंड वेजिटेरियन डाइट। ठीक, अच्छा नाज़िया बारी साहिबा, क्या वीगन डाइट जो है वो हर उम्र के अफराद के लिए ठीक है? अगर हम चाहें या कोई बुजुर्ग चाहे वो खाना, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है? देखिए, वीगन डाइट के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वीगन डाइट आप ऐसे कह सकते हैं, इट्स सफिशिएंट। आई विल नॉट से कि इट्स नॉट गुड, नीदर इट्स गुड और नीदर इट्स बैड। तो लेकिन ये है कि आपको, जैसे कि अगर आप प्रोटीन इनडायरेक्टली और डायरेक्ट प्रोटीन और इस तरह बात करते हैं, तो हमेशा डायरेक्ट चीज़ें जो है वो मोर सफिशिएंट और एफिशिएंट होती हैं, राइट। इसी तरह वीगन डाइट क्या है कि अगर वेल प्लान्ड है तो आप उसको कर लें अंडर सुपरविजन,
क्योंकि जो वीगन डाइट है उसमें आपको जैसे कि आप रेडी टू कुक फूड ले लें और जिसको आपने घर में प्रिपेयर करना है, तो वीगन डाइट इज प्रिपरेशन। और जो डायरेक्टली एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आप डायरेक्टली प्रोटीन है फ्रॉम द एनिमल, दैट इज द रेडी टू ईट, कि उसमें आपको कुछ ऐड ऑन नहीं करना पड़ता। उसकी अमीनो एसिड और उसकी बायो अवेलेबिलिटीज जो है इतनी हाई होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के सारे निज़ाम को चला रही होती हैं। अच्छा नाज़िया, वीगन डाइट से विटामिन बी की कमी का ख़तरा क्यों बढ़ जाता है और इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? और जो आप सब्जियां दालें खा रहे हैं, बेशक आप दालें खा रहे हैं, लेकिन उसमें आपको वो प्रोटीन तो नहीं मिल सकती जो आपको गोश्त से मिल सकती है? देखिए, ये तो बहुत ही पढ़ी लिखी सी बात है कि जो डायरेक्ट चीज़ है वो हमेशा डायरेक्ट चीज़ ही होती है। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि B12 के अलावा हमारे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें मीट से मिल रहे होते हैं, जबकि अगर आप दाल में जाएं या ग्रेन्स में जाएं, इनमें कुछ ना कुछ अमीनो एसिड जो है वो एक एक दो जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ तो आप सारी चीज़ें इकट्ठी लेके चल रहे हैं, सीड्स भी खा रहे हैं आप, साथ ग्रेन्स भी ले रहे हैं आप, दालें भी ले रहे हैं, बीन्स भी ले रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आपकी जो है उसको थोड़ा वेल प्लान तरीके से चल रहे हैं, तो आपको इतनी डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली दिस वीगन डाइट में जाते हैं तो बहुत से हाई चांसेस होते हैं आपकी डेफिशिएंसीज में, जिसमें आपकी B12 आ जाता है, जिसमें आपकी आयोडीन आ जाता है, जिसमें आपका आयरन आ जाता है। और आपको पता है इन चीज़ों की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको ऑटोमेटिकली डायबिटीज में आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली जब आपके जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो ग्रोइंग बच्चे हैं या जो सर्जरीज और हीलिंग के पेशेंट्स हैं, उनको आप जो है उनके लिए ये बहुत वो कारआमद साबित नहीं होगी, उनको थोड़ा सा डैमेजेस होंगे इससे। सही। अच्छा नाज़िया साहिबा, ये भी बताइएगा कौन कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो वीगन डाइट नहीं कर सकते, और अगर वो कर रहे हैं तो उनको फिर क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, वीगन डाइट आप देखिए, मैंने आपको ये बताया कि इसको वेल प्लान तरीके से अगर आप करेंगे, सुपरविजन के लिए करें, अंडर सुपरविजन करेंगे, अगर आप इसको फैशन के तौर पे करते हैं तो इसको किसी को भी नहीं करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मॉडरेट डाइट छोड़ के हम एक डाइट के पीछे क्यों जाते हैं। इट्स गुड, वेजिटेबल्स वो खानी चाहिए, लेकिन जब आप सारा दिन सिर्फ वो लेते हैं तो समटाइम आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, आपकी ब्लोटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अब मैं हूँ, अगर मैं टोटली वेज पे चली जाऊंगी तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट ऑल द वेजिटेबल्स, राइट। लेकिन उसके बिहाफ पे अगर मैं जाके प्रोटीन पे जाऊंगी तो इसलिए ये आपकी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। आपके प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं खाना चाहिए, ग्रोइंग बच्चों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे एसेंशियल जरूरी होते हैं, आपके लिए सारे अमीनो एसिड जरूरी हैं, आपके लिए सारे विटामिन जरूरी हैं। तो इसलिए आपको स्पेसिफिकली एक डाइट के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि कौन सी चीज में आपको प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन इज नॉट ओनली द थिंग, उसमें जो क्वालिटी है वो क्या है, अमीनो एसिड जो है वो कितने पूरे हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमने इतने ग्राम प्रोटीन खा लिया तो दैट्स मोर देन इनफ, नो, उसके अंदर क्वालिटी क्या जा रही है और उसमें कितने अमीनो एसिड्स आप ले रहे हैं। 9 अमीनो एसिड्स होते हैं बेसिकली, जो कि हमें प्रोटीन से मिलते हैं। तो वो अगर आप उसमें वेगन डाइट में ले सकते हैं सप्लीमेंट्स के साथ, उन चीजों के साथ, देन आप दैट्स योर चॉइस, यू कैन गो फॉर दैट। तो नाज़िया, जो लोग ये वीगन डाइट कर रहे हैं या किसी ने भी उन्हें रेकमेंड किया है या वो खुद किसी को देखकर या सोशल मीडिया से मुतासर होकर कर रहे हैं, कितने अरसे से ज़्यादा उन्हें ये नहीं करनी चाहिए और कितना अरसा वो अपने नफ्स पर जबर कर सकते हैं, वीगन डाइट कर सकते हैं, उसके बाद जो है उनको नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अच्छी है या बुरी है, मैं सिर्फ आपको इन चीज़ों में डिफरेंस बता देती हूँ कि आप हमेशा, अब जैसे मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे हैं, एक तरीके से मैं कह रही हूँ मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप अच्छे हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो अगर आप कम टू द पॉइंट आते हैं और डायरेक्ट आते हैं तो आपका टाइम भी सेव है और आपकी क्या कहते हैं एनर्जी भी सेव है। इसी तरह अगर आपको एक डायरेक्ट चीज़ मिल रही है तो वाई यू नीड टू गो फॉर इनडायरेक्ट और जिगजैग वेज कि आपको जाके वो लेनी है। जैसे कि आप एथलीट्स हैं, वो वीगन डाइट्स पे अगर आ जाएंगे तो हाउ दे विल कंप्लीट देयर जो उनको एसेंशियल्स चाहिए। वो तो इंजरीज लेके बैठे होंगे नाज़िया फिर। हाँ जी, मैं कहा वो तो फिर इंजरीज लेके बैठे होंगे अगर एथलीट ये काम करेंगे तो। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आप करेंगे ही क्यों, आप मॉडर्न डाइट पे क्यों नहीं जा सकते, आप डाइट पे ही क्यों जाते हैं। डाइट अपनी लाइफ में से आप निकाल दें, दैट इज अ वर्ड इज लाइफस्टाइल, यू नीड टू एनहांस योर लाइफस्टाइल। उस लाइफस्टाइल के अंदर बैलेंस। चलिए नाज़िया साहिबा, आप हमें वो गाइड करें लाइफस्टाइल में, फिर हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या डाइट हमारे सही होनी चाहिए, प्लान जो होता है लाइफस्टाइल में। तो देखिए, आपकी डाइट होनी चाहिए, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के
आप किन चीजों को आपकी बॉडी सूट करती है और क्या नहीं करती, आपको किस चीज की एलर्जी है, किस चीज की नहीं है, आपको हार्मोनल इशू है या नहीं है। क्योंकि अब ये है कि अगर मैं किसी हार्मोनल बंदे को कह दूं कि तुम ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर दो, तो वो गलत है, क्योंकि वो आपके उससे हार्मोन्स और ज्यादा जो है वो करते हैं इस तरह ना, आपको ये लैश बैक आएगा इसका। तो इसी तरह आपको डिपेंड करता है कि आप एक सुबह जो अगर आप इंटरमिटेंट फास्ट पे हैं, तो जब आप वो विंडो ओपन करते हैं तो इट शुड बी अ प्रॉपर मील जिसमें प्रोटीन हो, थोड़े से आपको क्या कहते हैं फाइबर होने चाहिए। इसी तरह आपको अगर कोई आप स्नैक्स में जाते हैं तो मोस्टली आप गो फॉर द, जिस तरह नट्स होते हैं, नट्स भी लोग बहुत ज्यादा खा जाते हैं, उसमें आप वॉलनट ले लें, उसमें आलमंड्स ले लें, क्योंकि दीज आर गुड फॉर योर फैट्स, जो स्टमक फैट है, ठीक है। इसके अलावा आप बेरीज खाइए, इसके अलावा आप प्रोटीन प्रॉपर लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, आप सब चीजें खाइए, लेकिन एक मॉडरेशन के साथ खाइए। और ये सोच के ना खाइए कि आज का दिन आखिरी है तो आज ही मैंने डाइट करनी है। आप ऐसा लाइफस्टाइल लें, ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जो आप लाइफस्टाइल के लिए उसके साथ चल सकें, ना कि ये कि 1 महीने के बाद आपने अगर 5 किलो वेट लूज किया है और खाने के बाद आप 15 किलो वापस लेके आ रहे हैं, विच हैपन, जो कि बहुत नॉर्मली इट हैपन। सही। तो नाज़िया, अगर आप कोई डाइट कर भी रहे हैं, किसी भी तरह की डाइट कर रहे हैं, तो एक हफ्ते के अंदर आपके कितने चीट मील्स होने चाहिए? मैं चीट डेज की बात नहीं कर रहा, चीट मील्स की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली एक हफ्ते में तो आपकी बॉडी को समझ भी नहीं आती है, तो मतलब अगर आपकी कंटिन्यूस जर्नी है नाज़िया, आप करते चले जा रहे हैं, कि उस दौरान आपको कितना आप कर सकते हैं? देखिए, चीट मील तो मेरा ख्याल है कि आपको एक दिन लेना चाहिए। वो भी चीट मील ऐसे नहीं होता कि आपने सारा कुछ ही खा लेना। उसमें ये होता है कि आपने जो डे का फर्स्ट हाफ है उसमें आपने जो अपनी फेवरेट चीज होती है, जैसे कि लेट्स सपोज आप संडे छुट्टी गए, तो जो आपका फर्स्ट डे हाफ है वो उसमें आप कर लें। और अगर आप वीक डेज में कहीं दावत में है, कुछ में है, तो आप खाएं। उसके नेक्स्ट डे जो है आप उस चीज को या तो ज्यादा बर्न आउट कर दें, और या उससे नेक्स्ट डे आप अपना कस्टमाइज प्रॉपर प्लान कर लें। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने संडे को ही खाना है, ये कोई रोजा नहीं है जो आपने सुबह अफ्तारी में ही खोलना है और सहरी में ही रखना है। ये आपकी अपनी भी एक कॉमन सेंस होती है कि अगर आज आप खा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट डे अब आपको उस चीज को कैसे कस्टमाइज करना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ संडे को ही खाना है। अगर आपको वीक में खाना पड़ जाता है तो आप उसको खाएं और संडे को आप अपना डे प्रॉपर, मतलब बैलेंस डाइट रखें और आप चेक भी करें। अच्छा नाज़िया साहिबा, हम देखते हैं कि अब आजकल सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जल्दी पतले होने की ख्वाहिश में लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये कितनी हार्मफुल है? तो बहुत हार्मफुल है। एगोजेनिक एड तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि एगोजेनिक एड्स जो है वो ये है कि आपके अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना आप लूज करते हैं उससे डबल आप वापस आते हैं। मेरे पास बहुत से मेरे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत से जैसे इंजेक्शंस चल रहे हैं, उसकी बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सी ब्लाइंडनेस आ रही है, उसमें बहुत सारे आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही हैं, वो बीमारियों के लिए निकाले गए हैं, उनके साइड इफेक्ट है पतला होना। तो आप क्यों अपने आप को पेशेंट बनाना चाहते हैं? जैसे कि केटो डाइट स्टार्ट हुई थी, बेसिकली वो एपिलिप्सी पेशेंट्स के लिए थी, लेकिन सबने शुरू कर दी। तो इन सब चीजों में जो है आपको डेफिशिएंसीज आती हैं। इन सब चीजों में आपकी बॉडी जो है बाद में आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितनी डेफिशिएंसीज है। अभी शायद आपको यंग एज में और अभी आप वार्म है, आपका जो खून गर्म है, तो आपको नहीं पता चल रहा, बट लेटर ऑन ऑफ कोर्स ये चीजें आपके सामने आती हैं। तो इस चीजों को बिल्कुल छोड़ दें, अपनी एक लाइफ प्लान प्रॉपर करें। आप लाइफ को इतनी संजीदा है नहीं जितनी हमने मुश्किल की है, इसको इजी रखें, कंसिस्टेंट रखें, इसको लाइवली तरीके से गुजारें, अपनी नींद पूरी करें, अपने आप को फ्रेश रखें, ऑटोमेटिकली आप सारा कुछ अचीव करेंगे लाइफ में। अपने आप को वक्त दें थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। नाज़िया, हमें कोई एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएं, कोई कुलिया बताएं, जिससे ये पता चल सके कि जनाब फैशन डाइट्स जो हैं वो कौन सी हैं, सेहतमंद डाइट्स जो हैं वो कौन सी हैं, ताकि हम इनको पहचान सके। अगर कोई किसी से डाइट प्लान ले भी रहा है तो उसे पता चल जाए कि जनाब ये किस किस्म का मुझे प्लान मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अगर हम अपने रिलीजन पे चले जाए, सब रिलीजन यही सिखाते हैं कि आपको मॉडरेशन में खाना है, और सब खाना है जो अल्लाह ताला की चीजें आपके लिए पैदा की गई हैं वो आपने अपनी बॉडी के सूटेबल करते हुए आपने सारी चीजें मॉडरेशन में खानी है। सबसे पहली बात तो मॉडरेशन है। दूसरी बात ये कि आपने सब खाना है लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है। तीसरी बात ये कि आपने जितना खाना है उतना आपने बर्न भी करना है। पांचवी बात ये कि अगर आप 5 मील दिन में ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमें 5 स्नैक जो है वो खाने ही है, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे, तो वो है कि अपनी गाड़ी में आप फ्यूल डाली जा रहे हैं और गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और फ्यूल बहरी जा रहा है, वो कहीं बर्न आउट नहीं हो रहा। तो ये बड़ी सिंपल लॉजिकल चीजें हैं कि आप इसको जितना खाते हैं उतना बर्न आउट करें, और एक सेंसिबल फूड खाएं, सादा फूड खाएं, ना ज्यादा पैसे लगा के फूड खा के फैंसी फूड जाए और फिर जिम्स में जाके उसको बर्न आउट करें। पिलाटीज करें, योगा करें, वॉक करें, ये सब चीजें अपनी बॉडी को। लेकिन नाज़िया साहिबा, अगर हम माचा नहीं पिएंगे तो सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करेंगे? बताना भी तो है ना कि टुडे आई हैव माचा। ये बड़ा अहम मसला है।
जी कल मैं भी कल यही बात करी थी कि जब तक आप वेप हाथ में ना रखें, आपने एक पेट ना पकड़ा हो, आपने माचा ना पकड़ा हो, आपने 2-4 चीजें ऐसी ना की हो, तो वो सोसाइटी में बड़ी क्या कहते हैं, आपको आउटडेटेड समझा जाता है। तो आपने सोसाइटी के लिए जिंदा नहीं रहना। सोसाइटी इज नॉट गिविंग यू एनी हेल्प। आप बेड पे आएंगे, सोसाइटी ने आपको पूछने भी नहीं आना, दैट्स फॉर श्योर। तो इसलिए आप अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखें और आप इन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं हेल्दी। आप इनिशिएट करें, आप करें इनिशिएट, आप लेमन वाटर शुरू करें, आप इनिशिएट करें, आप अच्छी चीजें शुरू करें। कोकोनट वाटर लेके आए अपनी दावतों पे, आप इनिशिएट करें लेमन वाटर अपनी दावतों पे। तो क्यों नहीं बदलता, सब बदलता है। अब हम लोग भी करते हैं यहाँ पे, मतलब अब मेरा भी उतना ही दिल है ना जितना आपका, बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट माई लाइफ। दैट्स ग्रेट। सही बात है। खाने के साथ साथ आपने मोटिवेशन भी बहुत अच्छी दी है कि आपको अपने लिए वक्त निकालना है, खुद पर आप अपना जो टाइम है वो स्पेंड करें, अच्छी डाइट लें। बहुत शुक्रिया नाज़िया साहिबा आपके वक्त का, और ये वाकई बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आती हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ हमें बहुत अच्छा गाइड भी करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं कि वाकई आपने खुद को टाइम देना है, अच्छी खुराक खानी है। वाकई लेमन वाटर की तरफ क्यों नहीं जाते? शॉर्टकट है ही नहीं है, शॉर्टकट इसलिए नाज़िया शॉर्टकट की तरफ लेके भी नहीं जाती। आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करें। किसी दिन जनाब कुछ ज्यादा हो ही गया किसी दावत पे, तो फिर अगले आप आने वाले दिनों में उसको बैलेंस करें, लाइफस्टाइल बेहतर रखें, एक्सरसाइज करें और टेंशन मत लें, लोड ज्यादा मत लें, मुस्कुराएं, हंसें, खिलखिलाएं। मुस्कुराने की बात हो रही है तो जरा दांतों की तरफ चलिए, खुल के मुस्कुराइए, खुल के मुस्कुराइए। नाज़रीन, दांत सिर्फ मुस्कुराहट का हिस्सा नहीं है बल्कि उम्र के राज भी बता सकते हैं। जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी की एक नई तहकीक सामने आई है, उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि इंसान के दांतों की सेहत उसकी उम्र के बारे में अहम इशारे फराहम कर सकती है। और ये तहकीक तिब्बी जरीदे BMC ओरल हेल्थ में शाया हुई है। तहकीक में 75 साल या इससे ज़ायद उम्र के तकरीबन 1,90,000 अफराद के दांतों और तिब्बी रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया। हर दांत को सेहतमंद और इसके साथ साथ हमने देखा ख़राब या गायब के ज़ुमरे में रखा गया और फिर चेक किया गया कि क्या उम्र हो सकती है दांतों। और नताइज के मुताबिक जिन अफराद के दांत सेहतमंद या बर वक्त फिलिंग शुदा थे उनमें जल्द मौत का खतरा कम पाया गया, जबकि जिन लोगों के दांत खराब थे या ज़्यादा तादाद में गायब थे उनमें मौत का खतरा ज़्यादा देखा गया। माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ दांतों की तादाद ही नहीं बल्कि सेहतमंद और इलाज शुदा दांतों की मजमूई हालत भी बहुत ही ज़्यादा अहम है। खराब या गायब दांत जिस्म में सोजिश पैदा करते हैं जो दीगर बीमारियों का बायस बनती है, जबकि दांत ना होने से खुराक चबाने में मुश्किल और ग़िज़ाई कमी भी पैदा हो सकती है। तहकीक करने वालों के मुताबिक बर वक्त इलाज पर जोर दिया गया और कहा गया कि खराब दांतों की मरम्मत मजमूई सेहत को बेहतर बनाने और तवील मुद्दती खतरात कम करने में मददगार साबित हो सकती है। तो जनाब अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यस, और मैं ये सोच रही हूँ कि आपके दांत पूरे और मैं अपने काउंट करना शुरू हो गई थी, मेरे भी दांत पूरे हैं, तो अब आप भी चेक करें आपके दांत पूरे। तो छोटे होते बहन भाइयों की लड़ाई में कोई एक आधा मिस तो नहीं हो गया? मिस और नकली दांत तो नहीं, वो एक उतार के रख देता और ब्रश करता, मेरा एक कजन ऐसा है। या आप गोल्ड की शौकीन है, आपने कोई सोने का दांत तो नहीं लगवाया हुआ? डायमंड का लगाऊंगी, डायमंड का दांत चमकता नहीं। वैसे असल डायमंड के बारे में ये कहते हैं कि अगर वो आप खा लें या चख लें तो वो आप जहर होता है, पता नहीं क्या होता है, आपकी डेथ हो जाती है। रियल डायमंड इतनी महंगी धातों से कुछ लेना देना नहीं। ब्रेक लेना ही बनता। हमारी बहुत पर्सनल गुफ्तगू हो गई। या वक्त पे ब्रेक है, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और उज़ैर ब्रेक से पहले सोने के दांत के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि सोने के हवाले से बता दूं, अगर आप सोना ख़रीदने का सोच रहे हैं तो अपनी जेब थाम लीजिए, क्योंकि मुल्क में सोने की कीमतों को पर लग गए हैं। और पाकिस्तान सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ फी तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपये का जो है वो इजाफा देखा गया है, जिसके बाद आज सोना 5,32,062 रुपये की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और ये सिर्फ मकामी हलचल नहीं बल्कि आलमी मंडी में भी सोने की कीमत ने पहली बार $5,000 फी औंस की हद उबूर कर लिया, जिसका बराह रास्त असर हमारी मकामी मार्केट पर पड़ रहा है। इस इजाफे का असर सिर्फ सोने तक ही महदूद नहीं रहा बल्कि चांदी की कीमत भी 627 रुपये बढ़कर 11,428 रुपये फी तोला हो गई है। माहिरीन का कहना है कि रवा साल सोने की कीमत में अब तक 17% का इजाफा हो चुका है, जो कि सरमायाकारों के लिए तो खुशाइंद हो सकता है, लेकिन आम आदमी और शादी ब्याह वाले घरानों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। आलमी बाजार में फी औंस कीमत $5,097 तक पहुंचना इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों में
कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है और अब जेवर बनवाना तो दरकिनार, सोने की तरफ देखना भी आम आदमी के बस से बाहर दिखाई देता है। अब सोने की बात ही ना करें, है ना। इतना महंगा होता जा रहा है। और वाकई अब देखें शादियों का सीज़न भी गुजरा है और अब आने वाले दिनों में और जब देखेंगे हम इजाफा होगा कीमतों में और फिर शादियों का सीज़न आएगा तो उसके लिए अभी वैसे ख़रीद लें, थोड़ा बहुत शायद फायदा हो सकता है। सोना भी बड़ा है और एक और चीज भी है, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। आपकी गाड़ी मतलब जितने की आप खरीदते 2 साल बाद भी वो माम उतने ही पैसों की है, बल्कि उससे ज्यादा की। गोल्ड के बाद जी हम गाड़ियों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की ऑटो मार्केट में इन दिनों चीनी हाइब्रिड SUV जेको J5 ने धूम मचा रखी है। निशात मोटर्स की जानिब से लॉन्च की गई इस गाड़ी की कीमत ने सबको हैरान कर दिया है, जहां इसका जो कंफर्ट वेरिएंट है वो महज 66,99,000 रुपये में दस्तयाब है और ये कीमत इस सेगमेंट की दीगर गाड़ियों जैसे हेवल जूलियन, टोयोटा करोला और होंडा HRV के मुकाबले में 25 लाख रुपए तक कम है। और माहिरीन का मानना है कि निशात मोटर्स की ये हिकमत अमली बिल्कुल वही है जो 2019 में हमने देखा था कि लकी मोटर्स ने किया स्पोर्टेज के लिए अपनाई थी, जिसने पाकिस्तानियों को सेडान गाड़ियों से निकालकर SUV माइल कर दिया था। बिल्कुल जी, और बड़ा अच्छा हेल्दी कंपटीशन चल रहा है मार्केट के अंदर। निशात मोटर्स के CEO हसन मंशा का ये कहना है कि उन्होंने मार्केट में मौजूद खला को पुर किया है, क्योंकि लोग अब महंगे पेट्रोल की वजह से बेहतर फ्यूल इकोनॉमी और जदीद फीचर्स चाहते हैं। और अगर J5 की बुकिंग अभी से बंद होना शुरू हो गई है और डिलीवरी जुलाई अगस्त तक मुतवक्के है, लेकिन असल बात यह है कि क्या कंपनी इस कीमत और सर्विस के मयार को बरकरार रख पाएगी। इंडस्ट्री के माहिरीन ये तवक्को कर रहे हैं कि इस प्राइस वॉर के नतीजे में दीगर कंपनियां भी अपनी कीमतें कम करने पर मजबूर होंगी। और इस वक्त ये कहना गलत ना होगा कि चीनी कंपनियों की आमद ने पाकिस्तान में जापानीज गाड़ियों की बरसों पुरानी जारादारी को जड़ से हिलाकर रख दिया है। लोगों के लिए, बायर के लिए ये बहुत अच्छा है, एंड यूजर के लिए कि जनाब एक तो उसे कम पैसों में SUV मिल रही है, सेडान की कीमत में उसे SUV मिल रही है, फीचर्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सेफ्टी भी है और हर तरह से जनाब ख्याल रखा गया आपकी लग्जरी का, आपकी कंफर्ट। यानी कि आप फुल ऑन इंसिस्ट मुझे करना चाह रहे हैं कि मैं गाड़ी चेंज कर लूँ। मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप गाड़ी चेंज कर लें, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है वैसे। नहीं, अब पहले ड्राइवर आएगा फिर गाड़ी। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा नाज़रीन इस्लामाबाद की हद तक पास होने वाले वायलेंस एक्ट के कानूनी पहलुओं पर बात भी की थी हमने। आज हम उसी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि मुअश्शरती असरात क्या होंगे, इसका जायज़ा लेते हैं और क्या नया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पाकिस्तानी ख़ानदानी इक़दार के मुनाफी है। ख़ानदान और मुअश्शरती हम आहंगी को बरकरार रखना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है इस कानून के बाद। सिर्फ यही नहीं बल्कि नफ्सियाती तशद्दुद के दायरे को इतना बढ़ा दिया गया है कि अब अगर शौहर अपनी बीवी का फ़ोन चेक करता है या उसे सास ससुर के साथ रहने पर मजबूर करता है तो उसे भी तशद्दुद तस्वर किया जाएगा। नाक़दीन ये कहते हैं कि इससे जॉइंट फैमिली सिस्टम शदीद मुतासर होगा। तलाक की शरह के अंदर खौफनाक हद तक इजाफा हो सकता है। तो रिलेशनशिप कोच एजाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बुखारी साहब के वक्त का गुड मॉर्निंग। बुखारी साहब, इस्लामाबाद की हद तक इस कानून साजी के ख़ानदानी ज़िंदगी पर आप क्या समझते हैं, क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं? क्या जो ख़ानदान हैं, जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे या फिर तलाक की शरह खुदा न खास्ता बढ़े? मैं ऑन अ लाइटर नोट आपसे अर्ज करूं, आज जब सवेरे तैयार होकर मैं घर से निकल रहा था जी तो मैंने भी अपनी बीवी से ये कहा कि मैं तुम्हें घूर के देख लूं, कहीं मेरे खिलाफ कोई बात तो नहीं आना शुरू हो जाएगी। तो ये मैं आपको अर्ज करूं कि सूरत हाल तो इसी नौयत की है। हमें जिस बात को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि कवानीन बनाने कब पड़ते हैं जी। कवानीन बनाने तब पड़ते हैं जब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा होता। ये पॉजिटिव साइड है उस चीज की। मेरी आवाज आ रही है ना जनाब? जी जी, जी हम आपको सुन पा रहे हैं। जी तो मैं आपसे अर्ज करूं कि कवानीन बनाने तब पड़ते हैं जब जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा होता। मैं तो पिछले कई बरस से ये कह रहा हूं कि सास ससुर यानी समधियों को इस बात को समझना है कि वो प्राइवेसी इंश्योर करें उन लोगों के वो जो रिश्ते में बंधे हुए हैं। और जब वो प्राइवेसी इंश्योर नहीं कर रहे थे और बेजा इंटरफेरेंस कर रहे थे तो उसके नतीजे में भी खुला और तलाक़ें आज नहीं काफी अरसे से बढ़ रही थी। और उसके बढ़ने की बुनियादी वजह वो बेजा इंटरफेरेंस थी जो कि उनको बेजा नहीं लगती थी। तो उस एतबार से अगर हम देखें तो क्या है कि अब ज्यादा बेहतर तरीके से शायद वो खौफ के मारे किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहने को तरजीह दें। हाँ, लेकिन होता ही है कि जब कभी भी कोई कानून हमारे यहाँ बन के आता है उसके गलत इस्तेमाल की तरफ जब आप जाएंगे, यानी उसको बतौर थ्रेट, अब जिस तरह उस कानून में है कि तलाक की धमकी जो है
वो भी इसमें आएगी। अब तलाक तो होती ही धमकी है। कोई खुला लेने के लिए खातून बात करती है तो वो तो होती ही धमकी है, और अगर कोई तलाक की बात करते हैं तो वो तो होती ही धमकी है, वो तो है ही धमकी बुनियादी तौर पर। और उसका मकसद क्या होता है कि तुमने अगर ऐसा ना किया तो ये नुकसान हो सकता है, लिहाजा हम लोग अपने आप को बेहतर रखने की कोशिश करें। दूसरी बात यह कि खुला तलाक जो कह रहे हैं बढ़ेगी, उसकी वजह यह है कि हमारी जो नौजवान नस्ल जो पहले अपने इख्तियारात को अच्छी तरह तो नहीं समझती लेकिन उनके अप्लाई करने को अच्छी तरह समझ रही होती है, वो फिर सामने आकर इस तरह के मामलात करना शुरू कर देगी। तो जो नाक़दीन कह रहे हैं कि इसके नफ्सियाती असरात ये वाले मुरत्तब होंगे, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि नफ्सियाती असरात पिछले 15, 20, 30 बरस से मुरत्तब हो रहे हैं, और देखा जाए तो बहुत अरसे से मुरत्तब हो रहे हैं, लेकिन उसकी सुनवाई कोई नहीं थी। आज के इस कानून के बाद उसकी सुनवाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को ठीक करना सीख लेंगे। अब देखिए, मोबाइल हमारे पास है, बहुत बड़ी नेमत है। अगर उस बड़ी नेमत को हम बतौर ज़हमत अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मोबाइल ख़राब है, वो तो हर चीज़ पूछ देख के आपके साथ करते हैं। सही। अच्छा बुखारी साहब, इस कानून के बाद आपको नहीं लगता कि एक मोहर सख्त हो जाएगी तलाक वाली? अगर लेट्स सपोज धमकी दी है शौहर ने बीवी को कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और उसकी बीवी चली गई और जाके कंप्लेन कर दी, अरेस्ट करवा दिया, तो जहाँ कहीं मामला सॉर्ट आउट भी होना था, अब तो आदमी आ गया ईगो में कि तुम तो भाई मुझे गिरफ्तार करवाने तक चली गई हो। वो वापस आएगा और वो कहेगा अब तो तलाक पक्की है, जो पहले नहीं होनी थी वो अब होगी। जी बिल्कुल, आप बजाब फरमा रहे। यही वो एरिया है जिसके ऊपर इस वक्त बैठे लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है, मेरी क्लाइंट थी, उसने क्या किया, यानी उसका शौहर और दोनों मेरे क्लाइंट थे, उसके शौहर ने उसे कहीं बुरा भला कहा या उसने उसके ऊपर हाथ उठाया, उसने 15 को फ़ोन कर दिया। जब 15 को फ़ोन किया, 15 वाले उधर ही फ़ौरन पहुंचे और उन्होंने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की उसके शौहर की। उसके बाद उस शौहर ने कहा कि चूंकि अब महल्ले तक तो बात पहले पहुंची हुई थी, अब तो तू इदारों तक ले गई, तो तेरा मेरा अब गुजारा नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और उसने उसको तलाक दे के छोड़ दिया था। ये बात है बजा फरमा रहे। लेकिन यह कि इस चीज़ को समझने की अब हमें ज़रूरत होगी। अगर इतनी थोड़ी थोड़ी बातों पर चले जाएंगे तो वाकई इससे तलाकें बढ़ेंगी, और इससे सिर्फ तलाक नहीं, खुला भी ज़ाहिर इसके साथ बढ़ेगी, और वैसे भी उसके पास हक है, वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। ज़रूरत अगेन होगी हमें अवेयरनेस पैदा करने की। हम उन्हें बताएंगे कि बात बे बात तलाक और खुला के मामलात को देखने की उस तर्ज पर ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको और हमें यह है कि समझ के देख के करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ताल्लुक है, जब इस तरह का कोई मामला अदालत में जाएगा तो अब अदालत के अंदर भी तरबियत वाले लोग मौजूद होने चाहिए। वकला भी ख़ास तौर पर इस मामले को देखने वाले तरबियत वाले होने चाहिए, जो सुलह की तरफ चीज़ों को लेकर जाएं। कि अगर एक जज्बाती, क्योंकि देखिए तलाक या खुला तो इंसान तब कहता है ना जब वो गुस्से की हालत में होता है या वो जज्बाती कैफियत में होता है, उस वक्त उसने कह दिया। लेकिन जब ये मामला उन लोगों के यहाँ जाएगा तो मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म के जरिए कहूँगा कि वहाँ पर भी माहिरीन नफ्सियात वो वाले बिठाए जाने चाहिए जो रिलेशनशिप को समझते हैं, कि वहाँ वो जाएं और ये मौका फराहम हो जाए दोनों को कि वहाँ बैठ के वो चीज़ों को बेहतर कर सकें। बाकी ये जो आपने बात फरमाई, इससे तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इम्कान ये ज़रूर है, और खुदा ना करे कि ऐसा हो, बिल्कुल, लेकिन इम्कान ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। बुखारी साहब, इस्लाम ने तो मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। इस नए कानून में बीवी के फ़ोन को चेक करना भी तशद्दुद के ज़ुमरे में डाल दिया गया है। इसके आप क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं? हालांकि दूसरी साइड से रेशो ज़्यादा है, ख़वातीन ज़्यादा जो है वो ताक में रहती हैं कि मर्दों का मोबाइल फ़ोन जो है वो चेक किया जाए। वो तो जाके पोस्ट के नीचे क्या लाइक, किसने लाइक किया है, वो फिर आईडी निकाल के उसकी आईडी के अंदर जाके भी वो लड़कियां दे सारी पूरी स्टॉकिंग हो रही होती है। स्टॉकिंग। मैं आपको यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ, आपके यहाँ तो मुझे जो बरस से आप लोगों के साथ में आ रहा हूँ, मैं हमेशा आपको इल्म होगा कि मैं एक बात कहता हूँ, किसी का भी फ़ोन देखना, वो सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं, किसी का भी फ़ोन देखना प्राइवेसी तो ब्रीच करना है। अब जब प्राइवेसी ब्रीच करना हमारा अखलाकी मामला था और अखलाकी एतबार से हम उसे इंश्योर नहीं कर रहे थे, तो फिर जाहिर उसके लिए कानून की ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा मैं ये बात लोगों से कहता हूँ कि जो प्राइवेसी है उसको इंश्योर करना उन दोनों लोगों का काम है। देखिए, प्राइवेसी एहतराम ही तो है, प्राइवेसी मोहब्बत ही तो है। और अगर आप किसी का फ़ोन इसलिए चेक करें कि आपको दरमियान और उसके दरमियान एतमाद का रिश्ता नहीं है, तो जब इस रिश्ते में एतमाद नहीं है तो फिर वो रिश्ता कहाँ से? लिहाजा स्टॉकिंग तो आपको पता है पूरी दुनिया में गैर कानूनी समझी जाती है, गैर अखलाकी समझी जाती है। और यहाँ पर मैं पहले भी कर्ज कर रहा था, और अब चलो शुक्र है कानून मदद करेगा उस हवाले से कि आप किसी का फ़ोन उठा के आप उसको देख लें। 100 किस्म की बातें होती हैं आपस में, बहनें आपस में एक दूसरे के मुतालिक बात करती है। बाजू को बहन 4 जुमले ऐसे लिख कर भेज देती है कि तुम्हारा शौहर तो है ही ऐसा, वो तो ऐसा करता है। अब्बू उसके मुतालिक शुरू में, मैं तो तुम्हें पहले दिन कहती थी कि इसके साथ तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह के मामला अगर शौहर पढ़ के बैठेगा तो क्या वो अपनी साली के साथ दिल वाला, वो एहतराम वाला रिश्ता रखेगा? वो नहीं रखेगा। मैं तो कहता हूँ कि जब फ़ोन आए फैमिली की तरफ से तो हस्बैंड को इधर उधर हो जाना चाहिए। और इसी तरह अगर हस्बैंड के पास फ़ोन आ गया
तो बीवी को भी उसका एहतराम करना चाहिए। और चूंकि अभी कानून आया है, चीजें सामने आई हैं, इसके ऊपर बहस होंगी, चीजें होंगी, हो सकता है कि आगे इसके अंदर कोई तरामीम भी आए, क्योंकि जाहिर इसको करके देखेंगे तो अंदाजा होगा। अच्छा बुखारी साहब, एक और भी बहस सोशल मीडिया पे छिड़ गई इस कानून के आने के बाद कि ख़वातीन को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आज़ादी दे दी गई है, बहुत फ्रीडम दे दिया गया है, हर तरह की सहूलत अब औरत को मिल जाएगी, मर्दों पे तो प्रेशर आ जाएगा, तो मर्दों को कितना चैलेंज फेस करना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन में? देखिए, मर्द पहले भी चैलेंजेस में है, उनके चैलेंजेस में एक और इजाफा हो जाए। एक मुश्किल और दूसरी बात जो आपने ये इब्तदाइया में ये जो आपने फरमाई है कि औरतों को आज़ादी मिल जाएगी, तो साहब एक चीज़ जहन में रखिएगा, आज़ादी के साथ जिम्मेदारी आती है। हर वो शख्स जो आज़ाद होता है वो जिम्मेदार भी होता है। अब जो हम बरस से कह रहे थे कि औरत सिर्फ एक जिम्मेदारी है, इस कानून के बाद वो जिम्मेदार भी हो गई है। तो अब जो जिम्मेदारी के तौर पर उसे देखते थे, अब वो बतौर जिम्मेदार उससे तकाजा भी करेंगे, क्योंकि जब आज़ादी मिलती है तो सिर्फ हुकूक सामने नहीं आते, उसके साथ फ़राइज़ भी सामने आते हैं। और जब फ़राइज़ उसके सामने आएंगे तो उसे अंदाज़ा होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज बहुत सी ऐसी खातीन, चूँकि मैं रिलेशनशिप कोच है, मेरे पास आती है, वो रश्क कर रही होती है उन खातीन के ऊपर जो घरों में बैठी हैं, जो घरों के अंदर बैठे, कहते हैं इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, इन्होंने ना सवेरे उठ के इतना जल्दी तैयार होकर ये करना है वो करना है, आराम से अपने घर में रहती हैं, ना इन्हें बात ट्रैफिक का मसला देखना है, ना गैर मर्दों की नज़रों का सामना करना पड़ता है, ना इन्हें बॉस की झिड़क पड़ती है, ना इन्हें पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है जो ऑफिस की है। ये तो बड़ी कमाल वाली औरतें जो अंदर बैठी हुई, और वो जो अंदर बैठी हुई औरतें वो उनको कमाल से देख रही होती है, वो जो बाहर बैठी हुई होती हैं, जो खास तौर पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में इधर उधर जॉब कर रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बात जहन में, हमारे सामईन नाजरीन जो भी हमें देख सुन रहे हैं, उनसे यही मैं गुजारिश करूंगा, जो खासतौर हमारी बेटी बहनें हैं, उनसे मैं अर्ज करूंगा कि साहब देख लीजिए, आज़ादी तो मिली है, आज़ादी से फ़राइज़ में इजाफा हो जाता है जहां हुकूक आपके ज़िंदगी में आते हैं। तो इस चीज़ को समझने में, अवेयरनेस में, रियलाइजेशन में हम जो मीडिया के लोग हैं वो किरदार अदा करते भी रहे और करते भी रहेंगे, क्योंकि हम आप यही कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि फ्रीडम के लिए आपको प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। बुखारी साहब, ख़ानदानी मसाइल हर जगह ही होते हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर अक्सरियत जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है, इस कानून को ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है? मतलब खातून अगर कहती है कि उसने नहीं रहना उस घर के अंदर, और शोहर बज़द है कि नहीं, उसने अपने भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ ही रहना है कि घर के अंदर जॉइंट फैमिली में, तो इससे तो मसाइल और ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ना शौहर को लेके अलग हो जाने वाला, जहां एक खातून फैसला कर लेती है कि मैंने शौहर को लेकर अलग होना है, उसे किसी कानून की जरूरत नहीं रहती। और इस बात का गवाह है पिछले 15-20 बरस, लोग जब औरतें अपने शौहर को लेकर अलहदा होना चाहती है, वो हालात पैदा कर लेती हैं, वो हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अब कानूनी मामला उसके अंदर आ गया है, तो जाहिर है उससे इख्तलाफात की जो शिद्दत है उसमें इजाफे का इम्कान बढ़ गया है। अब यह है कि अब ज्यादातर क्या हो गए, वो बहादुरी और बदतमीजी के दरमियान कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी, जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। दूसरी बात है कि हुकूक का नाम ले लेकर फराइज से गफलत के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। तीसरी बात ये होगी कि ये जो घर में बैठे बुजुर्ग हैं वो अपने आप को बेबस समझना शुरू कर देंगे, और उससे वो नफ्सियाती अमराज का शिकार हो सकते हैं वो। तो ये बिल्कुल आप जो बात फरमा रहे हैं, इसके साथ ये नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। लेकिन मेरी जान, बात तो एक ही है ना, सिवाय आगाही के हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया बुखारी साहब आपने, आगाही के सिवा हम कर ही क्या सकते हैं। और देखें, माँ बाप अगर बुजुर्गी की हालत में हैं और ऐसे में जो बीवी है वो कहती है जी अलग हो जाएं, तो माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? फिर तो वही वाली बात होगी कि ओल्ड एज होम जो छोड़ आते हैं, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन। जी, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, एक तो जॉइंट फैमिली के अंदर रहने वाले अगर वालिदैन, मैं दोबारा वालिदैन की तरफ आ, अगर वालिदैन ये समझ लें कि हम सिर्फ इंटरफेरेंस को कम कर लें तो हमें एक सहूलत मिली हुई है, तो वो अपने बेटे के लिए भी तो हल निकाल रहे हैं। अब वालिदैन ने तो बेटे को भी तो कटहरे में लाके खड़ा किया, उधर से उसे बीवी को देखना है, उधर से उसे माँ बाप को देखना है, ये नुकसानात जाहिर हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जॉइंट फैमिली में औरत बहुत खुश होती है अगर उसे इंटरफेयर करने वाला कोई ना, सिर्फ एक काम करने वाले दिन शुरू। कभी हमारी बेटियां बहनें नहीं चाहती हैं कि कहीं और, क्योंकि देखिए वहां उनको दादों का प्यार मिल जाता है बच्चों को, वहां वो उठ के किसी और मोहल्ले में, हमसाये में जाना चाहे, बच्चे घर में देखने वाला कोई होता है। यहाँ तो आपको पता है कि जो जॉब करने वाली खातून है और वो अकेली रह रही है, तो वो तो अपने बच्चे डे केयर सेंटर में छोड़ के जाती है। तो उससे बेहतर डे केयर सेंटर कोई होता नहीं जो बुजुर्गों की सूरत में घर के अंदर मौजूद होता है। लेकिन अगर वो बुजुर्ग बेजा इंटरफेरेंस के ऊपर काम करना शुरू कर दें तो एक बेहतर नस्ल सामने आ सकेगी। देखिए साहब, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। मुझे याद है
हम अपने बचपन में अगर हमारे मामू को या किसी चचा को शुगर का मर्ज होता था और अगर वो 10 दफा भी खड़े होते थे वॉशरूम जाने के लिए, हम 10 दफा खड़े हो जाते थे हाथ बांध के साथ। क्या आज के नौजवान नस्ल ऐसा करती है? वो नहीं करती है। लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी बड़ों को लेकर आनी है। जब तक बड़े नहीं मानेंगे और मान नहीं बुखारी साहब, रखेंगे, ये मसाइल होते बिल्कुल रहेंगे। ये बड़ी अच्छी रोशन मिसालें हैं जो कि हमारे सामने मौजूद हैं, जो आप देखने को बहुत रेयर मिलती हैं। हमें ये भी लास्टली ये बता दीजिएगा कि कानून तो बना दिया, अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या समझ रहे हैं? किन किन लोगों को तरबियत देना ज़रूरी है जो कि फिर अगर इस कानून को एक्सरसाइज करना है तो वो उसके लिए तैयार भी हों पूरी तरह से? जी, एक तो ये जो हमारी ये वाली पुलिस जो उठाने आती है, अगर ये आ गई तो फिर तो मामला खराब होंगे। जी उसके लिए मैं तो समझता हूँ स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो सिर्फ इसी मामले को देखे, जिसे बताया जाए कि उस इज्जत वाला है वो मर्द जिसको तुम उठाने गए हो, ये इज्जत वाले वो मर्द जिसके साथ बात कर रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ जो वकला भी हों खास तौर पर इस एतबार से, और वो जो जजेस भी हों, उनकी खास तरबियत करके इसके लिए रखा जाए। नहीं तो क्या होगा, और ज्यादा मसाइल बढ़ेंगे। और मैं हुकूमत वक्त से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें इस सेंसिटिव इशू को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना है, नहीं तो हालात आपके हमारे उससे निकल जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया बुखारी साहब आपने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अगर ये कानून करने जा रहे हैं, और जैसे कि बुखारी साहब ने भी निशानदेही की कि इस तरह की पुलिस ना हो, अगर वेस्ट का आप कानून ला रहे हैं जहां मुल्कों में हमने देखा है कि शौहर को पकड़ने चले जाते हैं, तो वही ट्रेनिंग भी यहाँ भी होनी चाहिए। इज्जत नफ्स किसी की मजरू नहीं होनी चाहिए, और आपका जो किरदार है वो सुलह वाला होना चाहिए, रुजू वाला होना चाहिए। ये ना हो कि जनाब आप काम और बिगाड़ दें। समटाइम्स मुझे लगता है कि कितनी तकलीफ दे बात है कि हमें अपने प्यारों के साथ रिलेशन कायम रखने में भी या जुदा होने के लिए भी कानून की ज़रूरत है। कहाँ एक दौर था लोग छतों पर बिस्तर लगा के पूरी पूरी फैमिलियाँ रात रात भर बातें करती थी, खाने खाती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इतना था। और आज देखिए हम किस नहज पे खड़े हैं कि हमें कानून साजी की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ रिश्ता रखने में भी और रिश्ता तोड़ने में। तो ये काफ़ी अफसोसदह बात भी है। वी होप कि हम इसको अंडरस्टैंड करें और माशरती तौर पर एक दूसरे का ख्याल रखें, ना कि हमें कानून बीच में लाना पड़े। एक दूसरे से अगर आपको कोई इख्तलाफ है तो प्यार मोहब्बत से हल हो जाना चाहिए। बेहतर तो यही है, बाहमी एहतराम कायम रहना चाहिए, कोई भी आपका रिश्ता हो, कोई भी आपका ताल्लुक। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मालिक मकान और किराएदारों के दरमियान साल चलने वाले मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी और हतमी उसूल तय कर दिया है। अब मालिक मकान के इंतकाल के बाद उसके कानूनी वारिस अज खुद मालिक तस्वुर होंगे और उनके साथ नया मुआहदा करना लाजमी नहीं होगा। चीफ जस्टिस याही आफरीदी के बेंच ने वाज़ेह किया कि अगर किराएदार को पता है कि मालिक का इंतकाल हो चुका है और वो वारिस को किराया देने की बजाय पुराने मालिक के नाम पर अदालत में रकम जमा कराता रहता है तो उसे जानबूझकर डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। माहिर कानून एडवोकेट आमना कादिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तय कर दिया है कि मालिक के इंतकाल के बाद नया किरायानामा ज़रूरी नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे मजीद पेचीदगी भी बढ़ सकती है, क्योंकि नए वारिस तो एक की बजाय ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अब किराएदार के हुकूक कैसे यकीनी बनाए जा सकें? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और एक्चुअली जो सवाल आपने किया ये भी मेरे दिमाग में था, तो मैंने जजमेंट जब पूरी पढ़ी, इसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि एक भी वारिस सब के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो अगर एक भी वारिस मांगे रेंट, इसका ये मतलब है कि सब वारिसों के तौर पे रेंट ली जा सकती है। और अगर एक भी वारिस बंदे को बेदखल करने की कोशिश करता है तो वो सब के तौर पे एक्ट कर रहा है। सो वन लीगल एयर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। बट हमारे मुआशरे में डेफिनेटली ये हो सकता है कि औरतों को उनके हकूक़ को साइड पे करने के लिए या छीनने के लिए आदमी उन पूरी शहर को ले लें। तो हमारे माशरे में इससे प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती हैं, आई थिंक। तो आगे क्या एक्सपेक्ट करें कि इस कानून में कोई तरमीम आएगी और फिर ये भी डिफरेंशिएट किया जाएगा कि जितने लोग हैं फिर उनमें किराया डिस्ट्रीब्यूट हो, या क्या प्रोसेस आगे हो? तो ये शरई तौर पे ऑब्वियसली जो सक्सेशन होती है, तो इस जजमेंट में लिखा है कि सक्सेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी जब मालिक मकान की फौतगी हो जाती है। तो उसके जो वारिस हैं ऑटोमेटिकली वो उसके शूज़ में स्टेप इन करके शरई तौर पे रेंट डिवाइड होगी। पर आपको पता ही है हमारे मुआशरे में वैसे भी औरतों को ये सामना करना पड़ता है कि उनके जो भाई बहन हैं उनके लीगल शेयर को छीन लेते हैं। तो डेफिनेटली मेरे भी दिमाग में ये सवाल था, बट अभी जो हो रहा है
ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में आया है, ये 1987 से चल रहा था ये केस। 1987 से वो टेनेंट्स जो थे वो उसी ही मकान में रह रहे थे और मालिक मकान जो कि फौत हुआ था 1987 से, उसके अकाउंट में रेंट डिपॉजिट किए जा रहे थे। और वो रेंट ऑब्वियसली वो अकाउंट इनएक्टिव है बिकॉज वो 1987 से उनकी फौत की हुई है, तो नोबडी वाज क्लेमिंग रेंट। सो दोनों तरफ पे प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुआशरे में। आमना, पाकिस्तान में घर और दुकान के किराएदारी कवानीन असल में किस हद तक किराएदार और मालिक मकान के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं? मुख्तलिफ सूबों में रेंट एक्ट्स जो हैं एक दूसरे से किस हद तक मुख्तलिफ हैं? तो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ कवानून ही हैं एंड कवानीन की उन काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो पंजाब में हमारा जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है 2009 का, सिंध का रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 से चल रहा है। अब हमारा जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है इन पंजाब, ये कानून मालिक मकान और किराएदार के दरमियान तमाम मसाइल रेगुलेट करता है। इसमें रिटन टेनेंसी एग्रीमेंट होना इट्स मैंडेटरी, इसमें रेंट फिक्सेशन और इंक्रीज इसका इजाफा भी इसका अर्ज किया गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के कवानीन मालिक मकान और किराएदार के दरमियान और जो ऑब्लिगेशंस हैं वो लिखी गई हैं एंड जो बेदखली की मेन रीजंस हैं वो भी लिखे गए हैं। बट बेदखली की एक रीज़न हमारे प्रोविंस में, पंजाब में और सिंध में, यू हैव टू हैव स्पेसिफिक रीजंस टू एविक्ट अ टेनेंट। बट मसला ये है कि टेनेंट इस केस में टेनेंट तो कह रहा था मैं तो रेंट जमा करवा रहा हूँ और मालिक मकान कह रहा था भाई मेरे आप जमा करवा रहे हैं एक फौत हुए आदमी के नाम में कोर्ट में। तो मसला इससे आमना, ये तो चले एक छोटा मसला है कि वो तो रेंट दे रहे थे, कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टीज पर काबिज हो जाते हैं, 5 साल रहते हैं या कितना भी अरसा रहे हैं लेकिन पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, तो वो तो उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो उस हवाले से फिर मालिक मकान के जो हुकूक हैं, उनके राइट्स जो हैं, उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है कानून के? तो आपके एक्चुअली जो आपका सवाल था ना कि डिपॉजिट तो कर रहे थे, बट वो डिपॉजिट एक्चुअली कैश तो नहीं हो सकता क्योंकि वो एक फौत हुए आदमी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं जो कि उसकी फौत की पे सीज हो जाता है। तो एक्चुअली तो वो रेंट कोई नहीं पे कर रहे थे इस केस में। तो कोर्ट में तो जा रहे थे बट वो किसी के नाम में दे रहे थे जो कि ले ही नहीं सकता। और आपका जो सवाल है कब्जा ग्रुप के खिलाफ कैसे, आप एक्चुअली तो कानून के तहत आपको FIR फाइल करना होता है अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को आके इलीगली उस पर कब्जा कर ले। और इन कवानीन के तहत कब्जा करने वाले को नहीं डील किया जाता इन कवानीन के तहत। सिचुएशन अगर ऐसे रख लेते हैं जिस तरह से ये कानून डिफरेंटली है और कब्जा करने वाले जिस तरह आप बता रही हैं कि ये डिफरेंटली किया जाता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जैसे लेट्स सपोज बाहर के मुल्क रहते हैं और यहाँ घर है और किराए पे सिस्टम चल रहा है और किराए पे उन्होंने घर दिया हुआ है, और अगर वहाँ उनका इंतकाल हो जाता है, यहाँ कोई अब टेक केयर करने वाला ही नहीं है, कोई वाली वारिस ही नहीं बचा और वो बंदा इंतकाल कर गया, तो घर किधर किसका होगा, क्या होगा? और वो अगर कब्जा कर लेते तो सिचुएशन फिर कैसे होगी? वेल टेक्निकली स्पीकिंग अगर कोई बंदा बाहर फौत हो जाए, आई थिंक उसकी लाइफ में उसको अगर उसकी प्रॉपर्टी है, पर्सनली एज अ लॉयर मैं तो कहती अपनी लाइफ में आप अपने एसेट्स को बेच दें या डिस्पोज ऑफ कर दें। लीगली हमारे शरई तौर पे आपको पता है कि इनहेरिटेंस लॉज में अगर आपका यहाँ कोई बच्चा भी ना हो, आपके भाई बहन के पास आपके चाचों को प्रॉपर्टी उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो शरई तौर पे तो इवन थर्ड रिलेशन रिलेटिव्स को प्रॉपर्टी मिल सकती है, उनका शेयर हो सकता है। तो न्यूज़पेपर में एक्चुअली एडवर्टीजमेंट होनी होती है जब कोई फौत होता है, बट अमूमन ये नहीं होता। और आपका जो सवाल है कि कब्जे से कैसे प्रिवेंट करें, यहाँ तो हमारे पंजाब में तो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज कब्जों पे चल रही हैं, रूडा के करीब स्पेसिफिक बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज। तो कब्जा का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है एंड एक्चुअली ये मसला इसी से शुरू होता है कि लोगों के इतने वारिस होते हैं और वो वारिस एक न्यूक्लियर फैमिली से नहीं चल रहे होते, वो मल्टीपल फैमिलीज जैसे कि परदादे के सिबलिंग्स सबका उसमें शेयर है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आमना, हमें ये भी बताएं कि अगर कोई किराए पर प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है और कोई मालिक मकान रेंट आउट करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को, तो दोनों को कौन सी बेसिक चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है? तो
तो ये हमारा कानून इसको तो डेफिनेटली देखता है। मालिक मकान और किराएदार के दरमियान एक तो आपकी जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसको लाजमी तौर पे आपने लिखना है, और इसको लिख के हर जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं एक पेपर पे लिखनी होती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप अपने हकूक कैसे मांगेंगे। तो पहली तो बात यह है कि आप उसको लिखें। दूसरी बात है कि ये स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर हो, और आप स्टैम्प पेपर पे जो रेलिवेंट आपकी स्टैम्प ड्यूटी है बेस्ड ऑन द रेंट आप उसको पे करें, और ये कानूनी सबूत और बेसिकली नफ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर पंजाब में किराएदार का रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन या तहसील ऑफिस में कराना होता है, और टेनेंट और मालिक मकान के हकूक इसके ज़रिए मेंटेन हो सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी कंटोनमेंट बोर्ड या मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो वहाँ का रेंट रजिस्ट्रार और कंटोनमेंट बोर्ड के रूल्स भी अप्लाई होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। और जो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड अग्रीमेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली अगर कोई रेंट डिस्प्यूट हो तो आपके पास सबूत होगा कि आपकी पूरी अग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें आप रेंट के इजाफे का भी जरिया कर सकते हैं। हमारा तो पंजाब में अमूमन ये होता है कि 10% इंक्रीज होता है हर साल, तो आप मार्केट से ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकते रेंट में। और फिर आपके पास बेदखली वगैरह के लिए प्रूफ भी है कि इन रीजंस में आप बेदखली कर सकते हैं कानून के जरिए, रेंट ना पे हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे उसूल के मुताबिक किराया बढ़ा भी दिया है, लेकिन वो किराया जो किराएदार है वो उतना किराया दे नहीं रहे, तो फिर क्या कर सकता है कोई इंसान या मालिक मकान, कहाँ जाके कंप्लेन कर सकता है? तो वहाँ आपके पास आपके रेंट ट्राइब्यूनल्स होते हैं इस एक्ट के तहत, और रेंट ट्राइब्यूनल पहले स्टेज पे रेंट ट्राइब्यूनल के पास आप जा सकते हैं अगर कोई रेंट अदा नहीं कर रहा कानून के और आपके रेंट एग्रीमेंट के तहत। उसके बाद वो रेंट कंट्रोलर और रेंट ट्राइब्यूनल के तहत वो डिस्प्यूट को सुन के अगर वो बंदा नहीं पे कर रहा रेंट वो उसको निकाल सकते हैं। बट कानून के तहत आपको 15 से 30 दिन नोटिस देना पड़ता है उनको, ताकि वो अपनी गलती को ठीक करें, करेक्ट करें, टाइम उनको दें। बिल्कुल, ये गलती ठीक करने का अपना टाइम होता है। एक और चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है मालिक मकान और किराएदार के दरमियान, और अगर वो काफी साल से रह भी रहे हैं तो रिपेयर का, क्योंकि ज़ाहिर है जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उसे भी रिपेयर की जरूरत तो पड़ती है, तो ये एक बड़ा डिस्प्यूट शुरू हो जाता है कि जी किराएदार करवाएगा, चूंकि वो वहाँ पे रह रहा है। मालिक मकान का ये मौक़िफ़ होता है, जबकि किराएदार कह रहा होता है कि नहीं जनाब मालिक तो आप है, मैं इस पे पैसे क्यों लगाऊं। क्या इस पे सिचुएशन होनी चाहिए? तो कानून के तहत आपको जो जिस जगह में आप रह रहे हैं किराएदार को सिर्फ रीजनेबल वेयर एंड टेयर की इजाज़त है। इसका मतलब है जिस सूरत में आपको वो जगह मिली है आपको उसी ही सूरत में मालिक मकान को वापस देनी है। तो अगर आप 30 साल से एक ही जगह में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है उस पर वेयर एंड टेयर तो बहुत ज़्यादा होगी, रीजनेबल तो नहीं होगी। तो अगर आपने उसी ही सूरत में उसको वापस देनी है, लेट्स से अज्यूमिंग कि वो आपको अच्छे कंडीशन में देता है, तो फिर आपको उस पर रीजनेबल रिपेयर तो खुद करनी होती है ना। अगर कुछ अनरीजनेबल हो, फॉर एग्जाम्पल मैं किराएदार हूँ और मेरे अपार्टमेंट में पिछले हफ्ते में ज़मीन का टाइल्स जो एक्सप्लोड हो गई अनइवन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये तो काफ़ी एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांस है। तो ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो कि बिल्डिंग के बिल्कुल कोर पे उसकी पुअर जैसे कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, वो मालिक मकान को देखने हैं। जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि रीजनेबल वेयर एंड टेयर में नहीं शामिल होते। अच्छा आमना, लास्टली ये भी बताइए, मैं इस बात पे भी अर्ज जी कुछ जो घर गिरवी तौर पर देते हैं। सॉरी, आप बोले? जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें। अब मैं कह रही थी कि जो हमारे हमारे ट्राइब्यूनल्स जो हैं, हमारे कोर्ट्स जो हैं, वो बहुत स्लोली केसेस प्रोसेस करते हैं। तो इसीलिए तो हमारा एक ऑम्बुड्स पर्सन का अदारा बना के औरतों के जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं वो जल्दी उसी इदारे पे चलें। अब उस इदारे पे कोई ऑम्बुड्स पर्सन तकरीबन 1 साल से नहीं लगी हुई, तो वो अदारा बिल्कुल वेकेंट चल रहा है। तो ये जजमेंट्स तो निकल आती हैं सुप्रीम कोर्ट से, मसला ये है ऑन द ग्राउंड इनकी इन्फोर्समेंट नहीं होती। तो ये जो कोर्ट्स हैं जिन्होंने ये एक्चुअली इन्फोर्स करना है उनको तो पता ही नहीं होता। बड़ा मसला चलता है हमारे माशरे में। शुक्रिया आमना आपके वक्त का, और वाकई ये बड़ा पेचीदा भी है वैसे समझने के लिए कानून, और उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होती है। कानून बन जाते हैं, मौजूद भी होते हैं, और मुझे लगता है कि मालिक मकान को भी उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती, और किराएदारों को भी अपने कानूनी जो वो तकाजे हैं वो पूरे कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस हवाले से इल्म नहीं होता। तो ये अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कानूनी तौर पर कोई एक्शन भी लिया जा सके।
प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए जनाब, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल उससे है पहले खबर शेयर कर दें, वक्त technology। खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया माम, कल शामिल कर लेंगे खबर। चलें, कल जनाब शामिल कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।